हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी ट्री के अंदर में क्लास 6 to 8 के लिए जो आपका साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जरा, हमारा एक टॉपिक है जो काफी फेमस टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं। तो टॉपिक है आपका फूड एंड डिफिशियंसी डिजीज। फूड एंड डिफिशियंसी डिजीज, इनके बारे में हम जरा बात करेंगे। करेक्ट है। तो अगर हम सबसे पहले, अगर मैं बात करूं आपसे केवल फूड के बारे में, अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं डिफिशियंसी डिजीज जो है इन चैप्टर के अंदर में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं सिर्फ अभी हाल फिलहाल केवल अगर मैं फूड के बारे में अगर बात करूं, तो फूड के लिए अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है, जैसे ही एक गाड़ी को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ईंधन की जरूरत पड़ती है। अग्री करते हैं आप इस बात से? एक गाड़ी को जैसे चलने के लिए एक ईंधन की जरूरत पड़ती है, सेम वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हमारी शरीर को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी रिक्वायर एनर्जी फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अपने डे टू डे काम करने के लिए। तो सेम आगे चलते हैं, जरा आगे की तरफ बात करेंगे। फूड एक्ट एज अ फ्यूल, एक्ट एज अ फ्यूल, ये फ्यूल की तरह काम करेगा या फिर ऊर्जा की तरह काम करेगा, ऊर्जा की तरह काम करेगा हमारी बॉडी के लिए। अब फूड हमें किन किन सोर्सेज से मिलता होगा, यानी अगर मैं सोर्सेज के बारे में बात करूं, सोर्सेज यानी कि जो स्रोत होंगे, तो इन सोर्सेज में आपके पास आप क्या कर सकते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स। करेक्ट है, यहां तक समझ में आता है? ठीक है भाई। तो जो फूड के सोर्सेज है, हम प्लांट पर भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट है। इसी तरीके की हम कुछ क्लासिफिकेशन भी करते हैं। अगर उस क्लासिफिकेशन के बारे में देखें अगर हम, यानी कि अगर आप देखिए भोजन के अनुसार अगर हम जो आपके जीव हैं उनका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला हर्बीवोर्स के बारे में, हर्बीवोर्स के बारे में। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, जो कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, हर्बीवोर्स जो होंगे वो शाकाहारी होंगे, पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को अगर हम देखें, यानी कि जो मांसाहारी हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए आपके दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट है। तीसरा हमारे पास आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स को अगर आप देखेंगे, जिसके अंदर हम ह्यूमंस आते हैं, जो कि आपका प्लांट के ऊपर और एनिमल दोनों के ऊपर हम डिपेंडेंट है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्लांट है, इन जो प्लांट है इनको हम ऑटोट्रॉप क्यों बोलते हैं? अब आपके से अगर ये सवाल पूछा जाए कि आप ये बताइए प्लांट को हम ऑटोट्रॉप क्यों बोलते हैं, ऑटोट्रॉप क्यों बोलते हैं? क्यों ऑटोट्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। करेक्ट है। तो अपना खाना खुद कैसे बनाते होंगे? तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि अगर आप ये देखेंगे कि जो ये प्लांट है या ट्रीज हैं, अगर आप देखें तो ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में अगर आप देखिए तो ये क्या काम करेंगे? सूरज की रोशनी में यहाँ पर देखेंगे सन की एनर्जी से ये क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को यूज करके जो पेड़ पौधे हैं वो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये साफ साफ समझ में आएगा कि ये काम करते क्या है। यहाँ पर जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या यहाँ पर? ये जो है सोलर एनर्जी को जो प्लांट है या जो ट्रीज है उनकी जो पत्तियां होती हैं वो ये काम करते हैं, खाना भोजन बनाने का काम करते हैं। तो जरा देखेंगे इसमें होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है जरा यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। SYNTHE, हाँ जी देखिएगा, जरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर।
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रकाश संश्लेषण की ये जो प्रक्रिया होगी जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी का यूज करके खाना बनाते हैं। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। होगा क्या, वातावरण में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ले रहा है, आपके प्लांट्स ले रहे हैं। प्लांट या ट्रीज, उनकी जो लीव्स हैं वो ले रहे हैं। हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको ले कौन रहा है, प्लांट ले रहे हैं। इसी की वजह से जीवन धरती पर संभव हो पा रहा है। दोनों ही एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो है, दोनों कहीं अगर आप देखें जो पेड़ पौधे हैं वो इंसानों के मित्र किस प्रकार से हैं कि भाई जो हम ऑक्सीजन चाहिए वो हमें पेड़ पौधे देते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो CO2 यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये आपका वाटर ले लिया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा सनलाइट, यहाँ पर लिखेंगे सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। दूसरा, क्लोरोफिल नाम का ये ग्रीन पिगमेंट होगा जो कि पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट है जो पत्तियों में पाया जाता है। अगर हम इंसानों में भी इस तरीके का क्लोरोफिल होता तो हमारी स्किन भी खाना बना लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्लोरोफिल नाम का ये जो आपका ग्रीन पिगमेंट है किसमें पाया जाएगा, पत्तियों के अंदर पाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में क्या हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, लेकिन आप यहाँ से मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया जो ग्रो होने के लिए प्लांट्स को चाहिए, सनलाइट मिला, पत्तियों ने क्लोरोफिल, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इनकी प्रेजेंस में पत्तियों ने खाना बनाया C6H12O6 और वातावरण में ऑक्सीजन को लिबरेट कर दिया। अगर मुझे बैलेंस करना होगा तो 6CO2 12H2O, उसी प्रकार से आगे भी हम चेंजेस कर लेंगे, इसमें एक H2O और ऐड कर देंगे और उनको फिर बैलेंस करेंगे। ठीक, अभी मुझे हाल फिलहाल आपको ये समझाना था कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें होता क्या है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमें ये समझ में आ गया कि जो भोजन था यानी जो फूड है वो किसकी तरह काम करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है यहाँ पर, और ये कि फूड क्या देगा, हमें ऊर्जा देगा और ईंधन की तरह काम करता है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया था। फिर हमने देखा फूड के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से थे, प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, यानी पेड़ पौधे और जानवर दोनों ही ह्यूमंस के लिए क्या हो गए, एज अ फूड सोर्स हो गए। यहाँ तक भी समझ में आ गया। फिर हमने देखा अगर मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हमने देखा हर्बीवोर्स वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे आपका बकरी हो गई, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, इस तरीके से। कार्निवोर्स आपके पास हो गए जो कि आपके मांसाहारी हैं, जो दूसरे जानवरों के मांस के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, टाइगर हो गया, शेर हो गया आपका। ओमनिवोर्स क्या हो गए, जो कि हम ह्यूमंस हो गए, जो पेड़ पौधे और एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। फिर आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, आपका जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। पेड़ पौधों के अंदर में कौन ऐसा है जो ये खाना बनाने का काम करता है, तो जो पत्तियां होती हैं बेसिकली वो काम करती हैं खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब ये जो पत्तियां हैं जो खाना बनाती हैं, एक्चुअल में पेड़ के अंदर में अगर आप देखें सबका अपना अलग अलग काम है। जैसे जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसका काम क्या होता है, यहाँ पर जरा आगे की तरफ जरा चलते हैं, इसमें जरा देखेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये जड़ें हैं, फिर आपके पास में ये हो गया जड़ हो गया, ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका रूट हो गया। ध्यान से समझेंगे जरा। फिर उसके बाद से इस तरीके से आपकी जो पत्तियां हैं उनको जरा हम देखेंगे। वैसे इसको ग्रीन कलर से बनाती तो ज्यादा अच्छा था, आपको थोड़ा लगता कि मैम ने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ना भाई? चलो, तो यहाँ पर जरा देखते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसे इस तरीके से भी चीजें होती हैं, तो ध्यान से समझेंगे। तो एक प्लांट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो लीव्स होती हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर लिख ही देती हूँ थोड़ा, जो लीव्स होती हैं यानी जो पत्तियां होती हैं, ये क्या काम करती हैं, किचन का काम करती हैं या फिर खाना बनाने का काम करते हैं। कौन करेगा काम यहाँ पर, लीव्स काम करते हैं किचन का काम।
या फिर फूड फैक्ट्री। करेक्ट है, किसके लिए? पेड़ पौधे के लिए जो है वो कहीं ना कहीं खाना यही बनाएंगी। अच्छा, तो रूट का क्या काम है, यानी जड़ का क्या काम है? जो जड़ होती है जितने भी न्यूट्रिएंट जो धरती के अंदर होंगे उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब करेगी। न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर जो मिनरल्स हो गए, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से वो क्या करेगा? धीरे धीरे वो पेड़ के अलग अलग पोर्शन तक लेकर जाएगा, यानी स्टेम को, फिर इनकी जो पत्तियां हैं उन पर तक में, हर जगह पर ये जो वाटर और साथ के साथ में आपके जो मिनरल्स हैं, वाटर और मिनरल्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा और लेकर जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट बच्चा सबको समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है कि इसको खड़े होने के लिए मदद भी कर रहा है रूट, कहीं ना कहीं थोड़ा एक सपोर्ट देगा। मेजर आगे इसके आगे किसका रोल स्टार्ट होता है? स्टेम का, यानी तने का स्टार्ट हो जाता है। तो तना क्या काम करेगा? पहले पेड़ या पौधे को कहीं ना कहीं करेक्ट इरेक्ट खड़ा होने में जो मदद करेगा वो कौन करेगा? स्टेम करेगा। अगला रोल जिसका इंपॉर्टेंट है रूट के बाद में, जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों ने, जैसे आप कहते हैं ना एक साल के अंदर हम 3 फसल उगाते हैं, एक गेहूं की उगाते हैं, एक चावल की उगाते हैं, बीच में आपका जो है वो सीजन में हम बहुत हल्के फुल्के जैसे आपका छोटा मोटा जैसे मूंगफली हो गया, ककड़ी, खीरा, इस तरीके की चीजें उगाई जाती हैं ताकि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो सके अपने अंदर। क्योंकि जब हम फसल उगाएंगे तो सॉइल के अंदर जितने न्यूट्रिएंट है वो आपका फसल लेके चला जाएगा। मान लीजिए कि अभी जो है, अभी जो है वो गेहूं की कटाई हुई है, करेक्ट है, तो जब गेहूं लगाया गया होगा, गेहूं की फसल लगाई गई होगी, तो जितने भी न्यूट्रिएंट उस जमीन के अंदर रहे होंगे वो न्यूट्रिएंट्स को गेहूं की फसल ने खींचा होगा अपने पास, वाटर लिया होगा, पानी लिया होगा, मिनरल्स लिए होंगे, वो सब खींच लिया होगा। अब उसको क्या करेंगे? थोड़ी देर रेस्ट के लिए, कुछ महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए उसको थोड़ा ब्रेक देंगे, 1-2 महीने 3 महीने ब्रेक देंगे ताकि जो सॉइल की रिप्लेनिशमेंट है वो अपने आप हो सके। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो वाटर और मिनरल्स ये सारा एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद हम किसकी तरफ हम आगे बढ़े? हमने स्टेम की तरफ गए। स्टेम में हमें क्या हो गया? सपोर्ट सिस्टम, और ये न्यूट्रिएंट्स जो थे ये और आगे बढ़ सके। यहाँ तक पॉइंट बच्चा क्लियर हो रहा है? यहाँ तक साफ साफ समझ में आ रहा है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से मुझे रूट का, स्टेम का, ये सारी चीजें, अब मैं आपसे ना कुछ और पोर्शन में डिस्कस करूंगी, इसी वजह से मैंने यहाँ रूट को भी आपको बताया है और स्टेम को भी मैंने बताया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, पहले मैं वो पूछ लेती हूँ आपसे। सबसे पहले आप समझिएगा जरा, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, अपने भोजन के लिए, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। अब होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फूड चैप्टर में। जैसे टमाटर हमारे लिए एक सब्जी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ, ये डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जो टमाटर है वो हमारे लिए सब्जी है, लेकिन अगर पौधे के लिए अगर आप देखेंगे तो जो टमाटर है वो फल। क्या समझ आया? दोबारा समझाती हूँ। टमाटर का एक पेड़ है, टमाटर हमारे लिए सब्जी है, लेकिन वही टमाटर उस पेड़ के लिए क्या है? फल है। अच्छा मैम आगे, अगर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं कि आप ये बताइए कुछ सब्जियों के नाम बताइए जिनके पत्ते खाए जाते हैं। मैम पत्ता गोभी, ठीक है। कुछ ऐसी सब्जियों के नाम बताइए जिनका फूल खाया जाता हो, फूल गोभी, ठीक है। इसी तरीके से आपको अलग अलग फूड सोर्सेस के बारे में बताना है, जिसकी हम जड़ खाते हैं, जिसकी हम तना खाते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, करेक्ट है। चला जाए जरा आगे डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहला सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है कि आप ये बताइए कौन से ऐसे पौधे होंगे जिनकी स्टेम यानी तने को हम खाते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी स्टेम या फिर हम तने को खाते हैं। हाँ, अब ये मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आलू जो है, आलू क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पोटैटो है ये क्या है, ये आपको बताना है। पोटैटो एक, पोटैटो की रूट को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, किस चीज को खाते हैं, जरा ये आपको बताना है। ये सवाल है आपके सामने। अब आपको लगेगा कि जो आलू है वो तो जमीन के अंदर होता है और उसको हम खाते हैं तो इसका मतलब जड़ ही होगा, गलत है ये। आलू क्या हो जाएगा बेटा? रूट नहीं होगा, आलू क्या है? स्टेम, तना होता है जिसको हम खाते हैं, करेक्ट है। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि आलू जड़ है या तना, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे? तना।
अगर ऐसे पूछ लेता है कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी तना को हम खाते हैं, तो उसके अंदर किसका नाम आ जाएगा? आपका आलू। तो ध्यान रखिएगा, स्टेम के अंदर में आपके पास क्या कर सकते हैं? पोटैटो, पोटैटो, अनियन। आ रहा है सबको समझ में? पोटैटो कर सकते हैं आप, अनियन कर सकते हैं, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये ध्यान रखिएगा, गार्लिक, गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक। आ रहा है भाई सबको समझ में? ध्यान रखिएगा। यानी कि फूड एज अ सोर्स, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी स्टेम को या फिर हमने तना को जिनको हम खाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। जो फूड आइटम्स हैं आपके पास में, आपके पास क्या क्या होगा? पोटैटो के पोटैटो जो है जो हम खाते हैं वो तना है। कैसे पता चलेगा? आपने कई बार पोटैटो को आप लंबे समय तक घर में रख के देखिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, देखेंगे उनकी जो आईज है ना, वहां से थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा निकलने लग जाएगा। प्याज के साथ भी ऐसा होता है, अगर आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा तो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? पोटैटो का तना खाते हैं, तने के रूप में जिसको खाते हैं वो है पोटैटो, आलू, अनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक का पौधा अगर कभी देखने को मिला हो तो आप जरूर देखिएगा, तो वो है, उसका भी हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है, पता होना चाहिए इसके बारे में। आ गया समझ में? क्लियर है? ये आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप ये बताइए कौन कौन से ऐसे वो हैं, प्लांट है जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। चला जाए भाई आगे, जरा सवाल पूछा जाए, तो चलते हैं जरा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, कौन से ऐसे पौधे हैं, चलते हैं जरा ध्यान से देखेंगे, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी रूट्स को हम खाते हैं? रूट्स को खाते हैं, आपको इनके नाम बताने हैं जरा। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखोगे, गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, शकरकंद हो गई, या फिर चुकंदर हो गया। तो ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेडिश, गाजर, सॉरी, रेडिश तो मूली हो गई, हाँ, यहाँ पर कैरेट, कैरेट यानी गाजर, फिर ये आपका मूली, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। इसके अलावा शलजम की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हम खाते हैं। फिर स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो गया, और इसके अलावा बीट रूट हो गया, चुकंदर हो गया। बीट रूट, बीट रूट का नाम तो सुना ही होगा आप सबने। तो जो बीट रूट होती है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप चुकंदर खाते हैं तो इससे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट है भाई? तो हो गया कैरेट, गाजर, रेडिश हो गया मूली, स्वीट पोटैटो हो गया आपका जो है शकरकंद, और बीट रूट हो गया चुकंदर। इसमें एक शलजम और ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ये प्लांट है जिनकी जड़ों को हम खाते हैं, ये हो गया रूट्स। करेक्ट है? रूट्स दैट वी ईट। इसके बाद से नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सवाल एक और आपसे पूछा जाएगा। अब आप ये बताइए कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स को खाई जाती हैं? कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी लीव्स को हम खाते हैं? जरा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हो गया कैबेज यानी पत्ता गोभी। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? होता है ना, उसके अंदर जो क्या होती है, वो सारी चीजें पत्तियां ही होती हैं, उसको खाते हैं। इसके बाद से और क्या क्या चीजें हम खाते हैं, जरा ध्यान देंगे। पालक को अगर आप देखेंगे, पालक होता है कि नहीं होता है, ये देखेंगे। पालक के साथ में भी, पालक को भी अगर आप देखेंगे तो उनकी पत्तियां हम खाते हैं। बहुत सारे साग आते हैं, अगर आपने देखा होगा, तो वो भी हम खाते हैं। करेक्ट है भाई? तो ये हो गया, पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी नाम मैं बता देती हूँ आपको, सरसों, बथुआ, मेथी, मेथी, मूली और चना। मूली और चना, मूली के पत्ते भी साग के उसमें खाए जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मूली है, क्या इसकी जड़ और पत्ते दोनों खाते हैं? हाँ, दोनों खाते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया समझ में? और चने के भी जो है वो कहीं ना कहीं जो पत्ते हैं वो खाए जाते हैं उसमें, साग बनाने में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया भाई प्लांट जिनके हम रूट्स खाते हैं, और प्लांट जिनकी हम पत्तियां खाते हैं, फिर प्लांट जिनके हम तने को खाते हैं। यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्लावर्स को हम खाते हैं।
कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके हम फ्लावर्स को खाते हैं। यहाँ देखिएगा जरा, कौन से ऐसे फ्लावर्स दैट वी ईट, कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम खाते हैं। तो जरा चलेंगे, जरा यहाँ पर देखेंगे फ्लावर्स के जरा नाम देखिएगा भाई। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया फूल गोभी के बारे में, बताया कि नहीं बताया मैंने, है ना। तो ये हो गया आपका फूल गोभी, फूल गोभी। यहाँ पर लिख दीजिए पत्ता गोभी, पत्ता गोभी आ रहे समझ में, पत्ता गोभी, पालक। और ये क्या हो गया, फ्लावर्स दैट वी ईट, फूल गोभी हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, रोज के फ्लावर्स को भी खाए जाते हैं, खाने में हम यूज करते हैं। रोज पेटल्स अगर आपने कभी देखा हो तो रोज पेटल्स को भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा ब्रोकली, ब्रोकली है ना। और केले के जो पत्ते होते हैं, बनाना, बनाना लीव्स, करी पत्ता लीव्स, कड़ी के पत्ते आपने देखे होंगे, कड़ी लीव्स। ये सारे जो रूट ये हैं, ये सारे, अच्छा सॉरी, एक मैंने पत्ते में नहीं करना था, करी लीव्स तो उसमें हो गया, यहाँ ब्रोकली करना था, ब्रोकली। ठीक है, यानी फ्लावर्स जिनको हम खाते हैं, फूल गोभी हो गया, रोज हो गया, फिर आपके हैं ब्रोकली हो गया, फिर बनाना की जो हो गए, यहाँ बनाना मैंने लिख दिया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ब्रोकली, फूल गोभी और फ्लावर्स में आपने क्या कर दिया था, आपने रोज, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, बनाना। ठीक है, देखेंगे जरा। हाँ जी बच्चा, तो ध्यान से देखिएगा जरा, अभी हमने डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि कौन से ऐसे प्लांट है जिनकी तनों को हम खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, आलू, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर था। दूसरा, कौन से ऐसे प्लांट है जिनकी जड़ों को हम खाते हैं, कैरेट हो गया, गाजर, रेडिश मूली, स्वीट पोटैटो आपका शकरकंद, बीटरूट, चुकंदर। लीव्स जिनकी पत्तियां खाते हैं, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, चना हो गया, मूली का जड़ भी खाया जाएगा, मूली का पत्ता भी खाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके हम फ्लावर्स को हम खाते हैं, तो फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, बनाना हो गया। इन सब के अगर आप देखेंगे तो जो फूल हैं वो भी खाए जाते हैं। इवन अगर मैं आपको बता दूं, सीताफल का भी जो फूल है वो भी खाया जाता है, कचनार के जो फूल हैं वो भी खाए जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बीज के लिए, तो अब यहाँ पर चलते हैं जरा, हम और आगे बात करेंगे कौन से ऐसे प्लांट हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी सीड्स को हम खाते हैं, यानी कि जिनकी बीज को हम खाते हैं, जरा वो डिस्कस करेंगे। आप ये बताइए कौन कौन सी सीड्स को हम खाते हैं। तो क्या चना को हम खाते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, जो चना हो जाएगा अगर आप उसको देखेंगे तो आप चना खाते हैं। इसके अलावा और किन किन चीजों को खाते हैं, मक्का, चावल, गेहूं, मेथी। तो यहाँ पर देखिएगा आप, चावल, राइस, वीट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके, राइस हो गया, वीट हो गया, चावल, गेहूं और चना, यानी ये सारी चीजें हैं जिनके हम बीज को खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स में आता है कि आप ये बताइए कौन से ऐसे प्लांट है जिनकी फ्रूट्स को हम खाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको समझना है, फ्रूट मतलब पेड़ के अंदर में, एक पेड़ के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी, मैंने बोला था टमाटर हमारे लिए सब्जी है, लेकिन उस पौधे के लिए, जिस पौधे में वो टमाटर लगा है, टमाटर उनके लिए एक फल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए किस पौधे के फल को हम खाते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, सेब, केला, टमाटर। ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स में आपको साफ साफ समझ में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेब और केला में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बनाना, फिर आपका हो गया एप्पल, ये खा रहे हैं, लेकिन टोमेटो को यहाँ पर ध्यान में इसीलिए रखिएगा, टोमेटो हमारे लिए सब्जी है लेकिन पौधे के लिए क्या हो गया, वो फल हो गया। इसके अलावा आपका आंवला, सीताफल, ये सब ध्यान रखिएगा। आंवला भी अगर आपसे बोल दिया जाए,
आंवला ध्यान रखिएगा। इस तरीके की चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि आंवला क्या, फल कैसे हो गया। भाई पौधे के लिए वो फल हो गया, पौधे के लिए वो फल हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पेपर में ट्रिकी हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मैंने क्या क्या चीजें आपको बता रखी हैं, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया प्लांट्स, प्लांट्स, ये देखिएगा, प्लांट्स दैट वी ईट, दैट वी ईट एज अ स्टेम, एज ए स्टेम, ये हो गया पहला। करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, ये हो गया किसकी तने हम खाते हैं, ये हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। प्लांट्स दैट वी ईट एज अ रूट, प्लांट्स दैट वी ईट, ईट, प्लांट्स दैट वी ईट देयर रूट्स, उनके रूट्स को हम खाते हैं, जड़ को खाते हैं। प्लांट दैट वी ईट, प्लांट दैट वी ईट, यहाँ पर ईट है ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया, जिनकी जड़ों को खाते हैं, तो आपने गाजर, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीटरूट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन पौधों की जड़ों को हम खाते हैं, जड़ों के अंदर में न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके रूट्स में न्यूट्रिएंट अच्छा होता है। इसीलिए अगर आप इसको देखिए, आप मूली को देखिए, इसके अलावा गाजर को देखिए, चुकंदर को देखिए, बहुत रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट के, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। लीव्स के लिए पत्ता गोभी मैंने कर दिया, पालक कर दिया। फ्लावर्स दैट वी ईट, तो यहाँ पर फूल गोभी हो गया आपका, फूल गोभी। और बनाना यहाँ पर लिख देती हूँ, जरा थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, फ्लावर्स दैट वी ईट, मैंने अभी आपको बताया था कैबेज, कैबेज नहीं, फ्लावर्स है ना, तो कॉलीफ्लावर हो गया आपका, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। और यहाँ पर हो गया फूल गोभी। आ रहा भाई सबको समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने यहाँ पर बनाना कर दिया। आई होप यहाँ से सारे पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए। दो हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और इसके अलावा पांचवा जिनके सीड्स को हम खाते हैं, और छठवां हो गया हमारे पास फ्रूट्स के लिए, जिनको हम, जिनके फ्रूट्स हम खाते हैं। आगे समझ में, यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं, जरा हम नेक्स्ट पर आते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी दो चीजें हम खाते हैं, जरा ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कुछ ऐसे प्लांट के नाम बताइए, प्लांट्स दैट वी ईट देयर रूट, रूट्स एज वेल एज लीव्स, एज वेल एज लीव्स, यानी जिनके पत्ते भी खाए जाते हो, जड़ भी खाई जाती हो। तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, मूली। क्या आ जाएगा, मूली, यानी रेडिश के बारे में अगर आप देखेंगे, जो आपका ये है, यानी मूली, मूली के जो है पत्ते भी हम, जड़ भी खाते हैं और पत्तियां भी खाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा सवाल है आपके सामने, अगर आपको ये बताना है, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है फूल और फल किसके किसके खाए जाते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स किसके किसके खाए जाते हैं, ईटेबल, ईटेबल। क्या लगता है क्या जवाब हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने बताया कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके हम फ्रूट्स को भी खा रहे हैं, फ्लावर्स को भी खा रहे हैं, केला और सीताफल। ध्यान रखिएगा, केला, बनाना एंड सीताफल, पंपकिन। दिख रहा है भाई आपको, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, जिनके हम खाते हैं। इसी तरीके से और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ये बताइए जिनके बीज और पत्ते दोनों खाए जाते हैं, जैसे चना हो गया, चने के बीज और पत्ते खाए जाते हैं। फिर आपके पास मेथी और सरसों, इनकी जो सरसों का साग भी बनता है, मेथी जो है उसके भी बीज खाए जाते हैं, और उसके भी आपके जो वो है पत्ते जो है वो खाए जाते हैं। तो लिख देती हूँ बीज और पत्ते, सीड्स
इनके बीज भी खाए जाते हैं और पत्ते भी खाए जाते हैं, लीव्स। करेक्ट है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे बीज और पत्ते खाए जाने में, अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, जैसे आपका चना और इसके अलावा चना हो गया, साथ के साथ में मैंने अभी आपको बताया मेथी, इनका बीज भी हो गया, पत्ते भी हो गए, चना हो गया, मेथी हो गया, और इसके अलावा सरसों का आपको पता ही होगा, सरसों जिसको हम मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड सीड, सरसों का साग। मस्टर्ड सीड से ऑयल निकलता है ना। तो चना, मेथी, सरसों। आई होप आपको ये वाले पॉइंटर्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। और तने और पत्तियों के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्टेम और लीव्स के बारे में जिनके हम खाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेम और लीव्स, स्टेम एंड लीव्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चने और ये आपका स्टेम और लीव्स को खाने के लिए, इनमें अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, लहसुन और प्याज के लिए ध्यान रखिएगा, क्या क्या मिल गया, गार्लिक एंड अनियन। लहसुन और प्याज के लिए अगर आप देखेंगे तो इनके हम पत्ते भी खाते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार ऐसे आते हैं जो प्याज की पत्तियां आती हैं, हरी हरी पत्तियां आती हैं, वो हम खाते हैं साग के उसमें, और अनियन जब बनता है तब भी हम खाते हैं, और गार्लिक के साथ में भी यही है। तो ये ध्यान रखिएगा, गार्लिक और अनियन हमने ये वाला कर लिया। ठीक है, जानवरों से मिलने वाले भोजन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट है। अब बात करते हैं जरा फूड कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर नई कहानी। अब हम जरा फूड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जरा, कि कंपोनेंट ऑफ फूड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, भोजन के जो घटक होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। किसको बात कर रहे हैं, भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 5 चीजें आएंगी। ध्यान रखेंगे जरा कौन कौन सी चीजें हैं, जरा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फैट, इसके बाद से आ जाएगा आपका प्रोटीन, फिर आ जाएगा विटामिन्स, यहाँ पर आ जाएगा मिनरल्स, यहाँ जगह नहीं है, मिनरल्स। अच्छा, दो चीजें अलग से हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं साइड से, जो मुझे जरूरत पड़ेगी। एक है मुझे वाटर चाहिए होगा, और एक होगा रफेज चाहिए होगा, या फिर फाइबर हम लिख सकते हैं, है ना, फाइबर। ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट बच्चा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, गिव्स अस एनर्जी। ध्यान रखिएगा, एनर्जी के लिए मुझे लगता है एनर्जी बूस्टर ही चाहिए होगा। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये सारे क्या चीजें हैं, ये जो 5 चीजें आपको दिख रही है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, होते क्या है कि ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी को जो है सही तरीके से काम करने के लिए, ये पांचों कंपोनेंट जो है वो हमारे बच्चों के अंदर में, हमारे अंदर में, हमारे पेरेंट्स के अंदर में, सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए ना, जो छोटा बच्चा गोद में होता है, आपने देखा होगा, वो दूध पीता है 6 महीने तक, तो केवल दूध पे ही रहता है। करेक्ट है, चाहे ब्रेस्ट फीड हो या फिर फॉर्मूला फीडिंग हो, तो जो बच्चा है वो उस पर रहेगा। फिर धीरे धीरे उसको सेमी सॉलिड फूड जो है वो दिया जाता है, धीरे धीरे फिर थोड़ा सा जूस दिया जाएगा, थोड़ा सा सेरेलैक, या फिर अलग अलग तरीके से जो प्यूरी है वो दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको हम बढ़ते हैं, तब जाके उसको हम प्रॉपर खाना खिलाना शुरू करते हैं कि नहीं करते, यही होता है सारा। तो अब हर किसी की अपनी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका जो लैक्टेटिंग मदर होगा उसका अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, जो मेल होंगे उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग है, जो बच्चे होंगे उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग है। तो सबका अपना जो है कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। करेक्ट है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे लैक्टेटिंग मदर है तो उनको अपने लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए, बच्चे के लिए भी चाहिए।
प्रेग्नेंट लेडी है, अपने लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए, बच्चे के लिए भी चाहिए। कोई ओल्ड एज है, उसको फैटी चीजें नहीं चाहिए होंगी, ऐसी चीजें चाहिए होंगी जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। रफेज की मात्रा ज्यादा चाहिए होगी। अभी मैं डिस्कस करूंगी वाटर और रफेज हमें क्यों जरूरत है। अभी पहले 5 कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, फिर अलग से हम इनके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जरा, मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और इनका डाइजेशन बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम फास्ट रहते हैं, आपने देखा होगा, तो लोग क्या करते हैं, आलू जो है फास्ट में खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है, वो आपको मिलेगा, उससे एनर्जी मिलती है। दूसरा, आपने देखा होगा जो केला होता है, जैसे जो लोग रनिंग कर रहे होते हैं वो लोग केला खाते हैं। तो केला भी क्या है, केला भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। उससे उनको इजिली डाइजेस्ट होगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी वो बॉडी में यूज हो जाएगी। करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो फैट भी हमें क्या करता है, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अब आप समझिएगा, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 1 ग्राम फैट लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो फैट में होगा बच्चा वो डबल एनर्जी देगा। क्या करेगा, 1 ग्राम फैट जो होगा वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर मैं मान लो व्रत हूँ और मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैं डे टू डे एक्टिविटी अपनी कर रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे अपने घर के काम करने हैं, घर के काम कर रही हूँ, XYZ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी काम कर रही है, तो एनर्जी कहाँ से आई? जो बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी थी, मैंने उसकी हेल्प ली और उससे मैं अपना काम कर रही हूँ। करेक्ट है? तो हमें फैट से समझ में आ गया डबल एनर्जी। आगे बात करते हैं, प्रोटीन क्या हो जाएगा? प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, फूड न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रोटीन क्या काम करता है, ध्यान से समझेंगे तो प्रोटीन क्या काम करेंगे, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो हमें जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में जरा बता देती हूँ, आपको ध्यान से समझेंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं, कभी जिम जाते हुए लोगों को देखा है क्या? जो लोग जिम जाते हैं, आपने देखा होगा, वो लोग प्रोटीन का पाउडर लेते हैं या प्रोटीन का शेक लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन के लिए क्या होता है कि जो बढ़ते हुए से बच्चे हैं उनको अलग से हम प्रोटीन पाउडर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अलग से हम उनको प्रोटीन के पाउडर्स देते हैं ताकि क्या हो सके, प्रोटीन पाउडर देने का मतलब समझते हैं आप? प्रोटीन पाउडर हम क्यों दे रहे हैं? प्रोटीन पाउडर हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ऐसा हो सके कि बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके, टिश्यू का रिपेयरमेंट बहुत अच्छी हो सके, इसलिए। इसके अलावा एक चीज और बताती हूँ, जब हम डाइट पे रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज डाइट पे कर हैं या जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, वो लोग मॉर्निंग में प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा लेते हैं। मॉर्निंग में प्रोटीन डाइट इसलिए अच्छा लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग में डाइजेशन आपका काफी अच्छा होता है, और कहते हैं ना, नाश्ता जब भी करते हैं राजा की तरह नाश्ता करना चाहिए। यानी कि आपके ब्रेकफास्ट में अगर अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, पूरे दिन भर आपका दिन जो होता है वो सेट होता है, एनर्जी का लेवल मेंटेन्ड होता है, आपको ना थकान फील नहीं होती है। ये पॉइंट बच्चा सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देगा, फैट हमें डबल एनर्जी देगा। जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन में क्या हो जाएगा, ये बॉडी बिल्डिंग में काम आ जाएगा। इससे हमारी जो होगा, मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे जो लोग आपका जिम जाते हैं उनके लिए, या फिर अगर जो बढ़ता हुआ सा बच्चा है, अगर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी करानी है तो उसको प्रोटीन पाउडर लेते हैं। साथ के साथ मैंने भी आपको बताया, जब आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि फैट नहीं चाहिए, एनर्जी लेवल अच्छा रहे आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं, और टिश्यू की रिपेयरमेंट भी बहुत अच्छी रहे आपकी बॉडी में, तो आप क्या करेंगे, मॉर्निंग के टाइम पर लोग प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी लेते हैं। आप सत्तू ले सकते हैं। सत्तू जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अंडररेटेड प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी बॉडी में उससे स्ट्रेंथ रहेगी, ताकत रहेगी, तो वो आप लीजिए। इसके बाद अगर हम जाएंगे, फिर नेक्स्ट आता है विटामिन और मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल जो होते हैं ना, ये आपको ना बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन और मिनरल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। आ रहा है सबको समझ में? तो ये जो प्रोटीन और मिनरल्स हैं, ये क्या करेंगे, हमें बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट?
इसके आगे और समझते हैं। अब एक चीज और अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, इन पांचों न्यूट्रिएंट में से, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इन पांचों न्यूट्रिएंट में से मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं, ध्यान रखेंगे, मैं यहां लिख रही हूं मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं, और इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में बॉडी में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, ज्यादा मात्रा में बच्चा जो आपको जरूरत पड़ रही है, जरा यहां से देखिएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में चाहिए, फैट और प्रोटीन ज्यादा मात्रा का मतलब समझ रहे हैं, इन कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट, इनको थोड़ा ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, करेक्ट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होता है विटामिन का और मिनरल्स का। आ रहा है सबको समझ में? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में जरूरत जो चाहिए हमारी बॉडी को, विटामिन और मिनरल्स के लिए आपने देखा होगा, जब भी आपको लगता है कि फ्लू चल रहा है या बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो मल्टीविटामिन लोग लेना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि विटामिन और मिनरल है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब क्या हो जाएंगे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ तक ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा, मैक्रो भी समझ में आ गया, माइक्रो भी समझ में आ गया। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, एनर्जी देता है। फैट क्या काम करता है, डबल एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट इजिली इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। फैट के साथ में क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, इसकी भी हमें बॉडी में जरूरत पड़ती है। जब फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी जो है, जो स्टोर्ड फैट है उनसे एनर्जी हमारी बॉडी लेती है। प्रोटीन में क्या हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग, कहीं ना कहीं जो है इसको हम बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग जो है न्यूट्रिएंट है ये। विटामिन और मिनरल हमारे को बीमारियों से बचाता है और बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने बोला है माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन और मिनरल होगा, मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। डन। आगे, व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, जब हम वाटर के बारे में बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, वाटर के बारे में जब हम बात करेंगे, होता क्या है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए, जो भी हम खाना खा रहे हैं उनका प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको पानी की जरूरत पड़ती है। अब पानी क्या काम करेगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। वाटर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दूसरा, जब हम फाइबर के बारे में बात करते हैं, तो जो फाइबर होगा वो क्या करता है, मतलब कि कहीं ना कहीं इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो रफेज की तरह काम करेगा, जो भी हमने खाना खाया है उसको, खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा, फाइबर हेल्प करेगा, ताकि बॉडी से, बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर निकालेगा, तो ये कौन करेगा, फाइबर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, फाइबर या फिर रफेज पूछेगा। अब आप ये बताइए कि जो ये फाइबर है या फिर जो रफेज है, ये ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, मैं फाइबर अगर आपसे पूछा जाए या रफेज, क्या ये आपको कोई न्यूट्रिएंट देगा, जरा जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चा, जितने भी बच्चे हैं वो जरूर बताएंगे कि फाइबर जो है, FIBRE लिख दीजिएगा इसको, हाँ जी। तो यहाँ पर बताइएगा जरा कि ये जो फाइबर है, क्या ये आपको, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि जो फाइबर है क्या ये आपको कोई न्यूट्रिएंट देता है क्या, कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए जरूरी है, किस चीज के लिए, डाइजेशन के लिए जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं फाइबर आपको मिलेगा कहाँ से, फाइबर आपको जो है वो आपको मिलेगा, जितने भी जो खाने की जो चीजें हैं, जैसे आपने जो है छिलके वाली जो दाल होती है, छिलके यहाँ मिल जाएंगे, वो हो गया, सेब का छिलका हो गया, फिर आपका खीरे के छिलके हो गए। अब होता क्या है, पुराने टाइम पर तो क्या होता था, पुराने टाइम मतलब इसे जस्ट थोड़ा सा, जो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उस टाइम पर लोग आलू भी, अगर आप देखेंगे, आलू भी छिलके के साथ खाते थे, देखा था कि नहीं देखा था, चाहे आलू को सब्जी में बना रहे हो या फिर उसको आग में पका रहे हो तो छिलके के साथ खाते थे। खीरा भी छिलके के साथ ही खा लेते थे, उसका टेस्ट ही अलग होता था, बचपन में तो मैंने खाया था। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लैंड के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, लोगों को उतनी सप्लाई भी चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो नहीं पाती,
तो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उसको यूज करते हैं। जैसे अभी गर्मियों के टाइम पर अगर आप देखिए, तो गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे अगर आप सबने नोटिस किया होगा, तो क्या होता है कि जो आम है, आम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो लोग कार्बाइड से आम पका लेते हैं। केला है, केले की जरूरत है, उसको इंजेक्शन लगा लें, कुछ भी, मतलब कुछ भी XYZ, जो भी आर्टिफिशियल तरीके हैं किसी को केमिकल डाल के पकाने का, जो वो भी है, केला भी जो है, कहीं ना कहीं वो मेडिसिन डालते हैं, दवाइयां डालते हैं, जिससे वो केला पक जाता है। अब दुकान पे हरा भरा दिख रहा है, जैसे घर पर लेकर जाएंगे 2-3 दिन में आप देखेंगे बहुत काला सा पड़ने लग जाएगा। होता है कि नहीं होता, इस तरीके की चीजें होती है ना भाई। तो ये सारे पोर्शन है जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो वाटर हो गया, इसके अलावा मैंने फाइबर के बारे में बता दिया आपको कि ये कैसे कैसे काम करेगा। तो रफेज जो है ना, वो हमें न्यूट्रिएंट नहीं देगा, बट फिर भी डाइजेशन के लिए जरूरी है। अब डाइजेशन का प्रॉपर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे हर इंसान का प्रॉपर फ्रेश होना, डेली रूटीन का होना जरूरी है। जैसे जैसे थोड़ा ओल्ड एज होते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि जो है वो हमारी एज 50, 55 या 60 है तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा छिलके वाली चीजें लेना शुरू करिए आप, जिसमें फाइबर हो, अलग से फाइबर के लिए सत्य सब गोलियां, इस तरीके की चीजें डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं देते हैं, ताकि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। एक चीज और बताती हूँ आपको, गाँव में अगर आपने देखा होगा तो लोग क्या करते हैं, गेहूं का वो वाला आटा खाते हैं जो चक्की पर पिसा हुआ होता है ना, उसको चाला नहीं जाता। यानी कि पहले के टाइम पर लोग अगर आप देखेंगे, तो लोग क्या करते थे, चक्की से पिसा हुआ आटा खाते थे, और चक्की से जो पिसा हुआ आटा खाते थे उनके छिलके भी होते थे, उनको अलग नहीं करते थे। उससे क्या होता है, जो प्रॉपर रफेज जो होता है वो कहीं ना कहीं मिलता है। अब जो पैकेट में आटा आता है, आप देखोगे उसकी रोटी बना के देखोगे, प्योर वाइट दिखेगा, कहीं ना कहीं मैदा जो है वो मिला हुआ होता है, रिफाइंड फ्लोर है। तो छिलके के साथ अगर खाते हैं तो उससे हमारा जो है इंटेस्टाइन या जो हमारा डाइजेशन है वो प्रॉपर बहुत अच्छा रहता है। करेक्ट है भाई। तो ये वाला पोर्शन तो हमें समझ में आ गया, इसमें हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया था। तो हमने कार्बोहाइड्रेट समझ लिया, हमने जो है वो आपका फैट समझ लिया, फिर हमने प्रोटीन समझ लिया, फिर हमने विटामिन समझ लिया, रक्षांश समझ लिया, और आपका जो है वो मिनरल्स और जल के बारे में भी हमने समझ लिया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे सोर्सेस के बारे में बात करती हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ तक तो हमें इजिली बहुत आसानी से समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स, क्योंकि सोर्सेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। फैट के लिए ऑयल हो गया, घी हो गया, तो ये सब फैट के अंदर में आ गया। प्रोटीन में अगर आप जाएंगे, प्रोटीन के बहुत सारे सवाल आते हैं, सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है वेज में। नॉन वेज में अगर आप जाएंगे तो मछली जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन की अपनी अलग एक फैमिली है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। और मिनरल्स में अगर आप जाते हैं, तो मिनरल्स के अंदर में अगर आप देखेंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए अपनी बॉडी को। करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। रुक्षांश के बारे में अगर आप बात करें, तो रुक्षांश आपको कहाँ से मिलेगा, साबुत अनाज से, छिलके वाले फल हैं, छिलके वाली सब्जियां हैं, वहां से आपको रुक्षांश ये सब मिल जाएगा। ठीक। अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ, नेक्स्ट सवाल आता है हमारे उसमें, आप ये बताइए विटामिन की कौन कौन सी फैमिली है, तो ध्यान रखेंगे, ये होता है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और विटामिन ई, विटामिन ई, और विटामिन के, विटामिन के। करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं इनसे डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बात करूं, करेक्ट है कि यहाँ डिफिशियंसी डिजीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ध्यान रखेंगे, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। करेक्ट है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, ऑस्ट्रोमलेशिया और रिकेट्स, ये दो होता है, रिकेट्स बच्चों में हो जाएगा, ऑस्ट्रोमलेशिया बड़ों में होता है। विटामिन ई की कमी से जो आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड जो होता है, प्रजनन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज,
रिलेटेड, या फिर हिंदी में देखेंगे प्रजनन संबंधी जो है इश्यूज जो होते हैं वो होते हैं। विटामिन के लिए ब्लड क्लॉटिंग इशू, ब्लड क्लॉटिंग इशू दिख रहा है यहाँ पर, साफ साफ समझ में आ रहा है, बहुत आसान है इसको समझना। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए मैंने आपको बताया पूरी बॉडी में अगर आप देखिए तो सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करिए, आईज से। अगर आपने आईज का ध्यान नहीं, विटामिन ए अगर नहीं लिया, जैसे आपने गाजर हो गया, गाजर बहुत अच्छा सोर्स है ना, तो जो है आप, और मैंने ये भी बताया था गाजर जिनकी जड़ें खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा होता है, तो कहते हैं ना गाजर टमाटर चुकंदर ये सब खाया करिए। तो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स हो गया गाजर, मैंने अभी आपको बताया। तो विटामिन ए अगर आप लेते हैं तो इससे आपकी आईज अच्छी होगी, अगर नहीं लेते हैं तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशन, ये दो बीमारियां, रिकेट्स छोटे बच्चों में होगी, हड्डी संबंधित प्रॉब्लम है। विटामिन ए में प्रजनन संबंधी समस्याएं होती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू होता है। और विटामिन के में ब्लड क्लॉटिंग का इश्यू, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता। जिनके बॉडी में विटामिन के की कमी होगी उनका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? डन, क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखेंगे बच्चा, जो मैंने अभी आपको बताया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो ये सारी चीजें मैं बता रही थी। अगर इनके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाँ जी, अगर इनके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि इनके बहुत अच्छे सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए में आपके हो जाएगा जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, मछली का तेल हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब क्या हो गए, विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। विटामिन डी के लिए, विटामिन डी में सबको समझ में आता है कि जब सूरज की रोशनी के लिए अगर आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग में सूरज की रोशनी के लिए अगर आप जाते हैं, हमारी स्किन जो है वो इसको सूरज की रोशनी से विटामिन डी, अगर 10 से 15 मिनट जो है अगर आप रुकते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो हमारी स्किन विटामिन डी वहां से ले लेगी। या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई डे टू डे भाग दौड़ इतनी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, विटामिन डी की कमी है, तो हम क्या करेंगे, मक्खन, इसके अलावा लीवर जो हो गया, अंडे एग हो गया, फिर इसके अलावा मछली और दूध, ये सारी जो चीजें ये विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर विटामिन ई के लिए जैसे अभी आपको बताया था, जनांग और पेशियां कमजोर होना, जनन क्षमता की कमी हो जाना, इसमें मूंगफली का तेल जो है वो आपका, वो गेहूं, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी खानी चाहिए, जिससे आपका विटामिन ई अच्छा रहेगा। विटामिन के लिए सेम अंडा, लीवर, ये सारी चीजें जो है वो खाई जानी चाहिए, ताकि इससे ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो प्रॉपर हो सके। तो ये तो हमने बात कर ली बच्चा फूड सोर्सेस के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक ये सारे जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं वो काफ़ी समझ में आ चुके होंगे, कि मैंने कंपोनेंट ऑफ फूड में बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ये सारे हैं। सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, छोटे बच्चे का अलग रिक्वायरमेंट होगा इन सारे कॉम्पोनेंट में का, लैक्टेटिंग मदर का अलग होगा, जो आपकी वर्किंग लेडी है उनका अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगा, मदर है अगर तो अलग से उनकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर पेरेंट्स जो होंगे उनकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, ये सब समझा दिया। फिर मैंने बता दिया आपको फाइबर का भी क्या रोल है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं देगा फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है। वाटर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए ज़रूरी है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उनका हमारे बॉडी के अंदर में प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद बॉडी से वेस्ट का निकलना भी ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे जो स्वेट होता है, यानी जो पसीना होता है, जो भी हम खाना खाएंगे पसीना धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। करेक्ट है, तो ये पॉइंट भी हमें साफ साफ समझ में आता है। फिर मैक्रो और माइक्रो में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू विटामिन और मिनरल, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो में क्या आएगा, विटामिन और मिनरल हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ेगी। तो मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन और मिनरल हो गया। फिर हमने डिस्कस किया डिजीज में डिफिशियंसी, डिजीज में विटामिन ए की कमी से हमने देखा नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम होती है। विटामिन के की कमी से अगर आप देखेंगे ब्लड क्लॉट नहीं होता। विटामिन ई की कमी से जो है आपका मांसपेशियों का कमजोर होना, फिर आपका जो है प्रजनन संबंधी इशू या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आपके होते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने अभी आपको समझा दिया है
साथ के साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो है डिफिशियंसी डिजीज मैंने बता दिया, फूड सोर्सेस के बारे में भी मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया है। अब मैं कुछ मिनरल्स के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कहते हैं कि भाई दांतों के लिए और हड्डियों के लिए जरूरी है। आयोडीन जो है, अगर आयोडीन कम कम है अगर बॉडी में, तो उसकी वजह से घेंगा नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। फिर आपका जो है, अगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है आयरन की कमी से, जब हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, जहां मैं ये चार्ट में दिखा रही थी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मिनरल्स था इसी के बारे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं दो तीन चीजें यहाँ पर लिख देती हूँ, ये देखिएगा जरा। एक तो हो गया कैल्शियम, फिर आपका हो गया आयरन, आयोडीन, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, फॉस्फोरस, बहुत सारे हैं जो मिनरल्स कहीं ना कहीं होते हैं। तो कैल्शियम का जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जो दूध अगर हम पीते हैं दांतों के लिए, हड्डियों के लिए जरूरी है, कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए, सुना ही होगा, बहुत सारे आरटीवी में आते हैं। जब बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, दूध की रिक्वायरमेंट सबको है, छोटे बच्चे को भी, लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को, और डेली वर्कआउट जो कर रहे हैं उसके लिए भी, फिर हमारे पेरेंट्स को भी, तो दूध जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाते हैं। तो कैल्शियम हमें समझ में आ गया कि हड्डियों और दांतों के लिए हमें जरूरी है ही है, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। इसके अलावा जो है आपका मेन, हम आयरन के बारे में बात करते हैं। अगर हम आयरन के बारे में बात करेंगे, आयरन की कमी से क्या होगा, अगर हीमोग्लोबिन कम है, तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जो है थकान होनी शुरू हो जाती है, थकान होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर क्या होगा कि डे टू डे एक्टिविटी करने का भी मन नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं, आयरन की कमी को दूर करने के लिए जो पालक हो गया, पालक जो है वो पालक का सूप पियेंगे, चना और गुड़ खाएंगे, फिर आपके पास से जो है चुकंदर खाएंगे, हरी सब्जियां जो है वो खाएंगे। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आपकी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए करते हैं। अब हीमोग्लोबिन होगा क्या, या आयरन क्यों जरूरी है बॉडी में? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या बनेगा, ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। पूरा ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर बॉडी को बनाते हैं। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल के अंदर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम सेल्स डिस्कस करेंगे तब मैं एक एक पार्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सब बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा हाल फिलहाल हमें क्या समझना है, सेल को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, कोशिकाओं को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, एक जगह से बॉडी के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर में अच्छे से मेंटेन रहे, इन सारी चीजों के लिए हीमोग्लोबिन का सही होना जरूरी है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो कहीं ना कहीं, अगर जैसे आप देखिए, हीमोग्लोबिन का जो मेल के लिए होता है 14 से 15 जो होता है, एक सही रेंज होती है, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए। वुमेन्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 12 होना चाहिए आइडियल। अब वुमेन्स का वैसे भी कम होता है, मेंसेस की वजह से उनके 10, 11, 9 इस तरीके से होता है। अगर कम है तो वो एनेमिक होते हैं, तो उनके लिए उनको अलग से डाइटरी सोर्स लेने पड़ते हैं, अलग से जिन जिन सोर्सेस से हीमोग्लोबिन मिल जाए। या फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक थैलेसीमिया नाम की एक बीमारी भी होती है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो जनरली 10 से ऊपर तो पहुंचता ही नहीं है ना। तो उन लोगों को ये बोला, उनको छोड़ दिया जाए, उनको भी बोला जाता है कि भाई नेचुरल तरीके से ही आप खाइए, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम होगा, अगर आप डे टू डे काम कर रहे हैं तो आपको बहुत थकावट होने लगेगी। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो वो उसका असर बच्चे पे भी चला जाएगा। फिर कम हीमोग्लोबिन ऑपरेशन ही नहीं करेगा डॉक्टर। मान लीजिए लैक्टेटिंग मदर है, अपने लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए, बच्चे के लिए भी चाहिए, उस केस में भी। तो हर एक काम करने के लिए हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होना चाहिए, मेल में भी और फीमेल में भी। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया? तो उसकी कमी के लिए मैंने अभी आपको समझा दिया कि इसके लिए पालक, चना, गुड़, और साथ के साथ में आपका जो है मैंने अभी एक चुकंदर बताया, वो लोग खाते हैं। तो कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। आयोडीन के लिए, आयोडीन आपने सुना होगा, जो नमक हम खाते हैं उस नमक के अंदर में आयोडीन जो होता है उस पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। टीवी में भी अलग अलग ऐड दिखाए जाते हैं कि भाई आयोडीन युक्त नमक जो होगा, तो होता क्या है, आयोडीन की मात्रा बहुत कम है लेकिन जरूरी है, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है, तो इस तरीके से जैसे आपने ना, मैं आपको बताऊं, जैसे दिवाली के टाइम पर ना एक वो होता है, सब्जी होता है ओल जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा फॉस्फोरस होता है उसके अंदर।
तो वो अगर हम खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक हमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो पुराना जो हमारा खाने का जो सिस्टम भी रहा है, संस्कृति के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे अच्छे मिलते थे, है ना। तो खैर अभी आपको हाल फिलहाल यही समझना है कि जो मिनरल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो आपको कम से कम लेनी है, लेकिन जरूरी है, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। डन, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए, सबको समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब मैं अगर आपसे बात की जाए बैलेंस डाइट की, लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस डाइट, कि भाई बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट का मतलब हम समझते हैं, बैलेंस डाइट वो होगी जिसमें सही मात्रा में, ध्यान से सुनेंगे, बैलेंस डाइट। आप अब आप समझिएगा, पहले इस बैलेंस डाइट को समझने के लिए हिंदी में बोलेंगे संतुलित आहार। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, इसको ना मैगी मैगी चाउमीन और या फिर इसको चावल, राइस, केवल चावल खाता है, मैगी खाता है, ये खाता है, और इसके अलावा चाउमीन या फास्ट फूड जो है वो खाता है। अब मुझे बताइएगा क्या लगता है आपको, कुछ टाइम में इसको क्या क्या चैलेंजेस हो जाएंगे। राइस है तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इसको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इसको, लेकिन ये जो फास्ट फूड है यहाँ पर इससे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और नहीं तो प्रॉब्लम होगी डाइजेशन में। मैगी अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ होने के लिए मैंने अभी आपको बताया, एक जो बच्चा है, किड है यहाँ पर, फिर एक लेडी है, मान लीजिए एक लेडी है, फिर यहाँ पर पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, करेक्ट है। इन सबकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होगी। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मैं इसको बोलूं, इन सब की एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो एक ऐसा डाइट जिस डाइट के अंदर में, एक ऐसा डाइट जिस डाइट के अंदर में सही मात्रा में एज के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स आ रहा है सबको समझ में। हर एक की डाइट अलग होगी, छोटे बच्चे की कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की डाइट अलग होगी, लैक्टेटिंग मदर की अलग होगी, प्रेग्नेंट लेडी की अलग होगी, नॉर्मल लेडी की अलग होगी, इसके अलावा जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो सबका अपना अलग अलग बैलेंस डाइट का चार्ट होता है ना, करेक्ट है, आ रहा है सबको समझ में। तो अगर एक डाइट में सही मात्रा में सही उम्र के लिए अगर ये सारे कंपोनेंट मिलते हैं, उस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। आइडियली देखा जाए तो इंडिया में जो खाने का सिस्टम है, दाल चावल रोटी सब्जी, तो ध्यान से समझिएगा, जो चावल होते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर हम आते हैं, जो आपका दाल होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस डाइट में जो हम बात कर रहे थे, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे हम बात करते हैं राइस, राइस में हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ हो गई पल्सेस, पल्सेस जो होती है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, करेक्ट है। होता क्या है पल्सेस के लिए, मैं आपको बता दूं होता क्या है, अगर आप ध्यान देंगे, मैंने आपको पहले ये देखिएगा, ध्यान से सुनिए, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, नाम सुना आप सबने, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, करेक्ट है। तो ये जो दलहनी फसलों की जड़ों में जो पाया जाता है, होता क्या है, वातावरण से, वातावरण से जो नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ चुका है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कहाँ पर, जड़ों में। कौन करेगा, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जब भी हम पल्सेस को खाएंगे, ये जो पल्सेस हैं जब भी इसको इंसान खाएंगे, अब इनके पास में प्रोटीन उनको मिल जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, क्या क्या मैंने समझा दिया इसी एक ही पॉइंट से। आपको मैंने ये समझाया सबसे पहले कि जो दाल होते हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन आया कहाँ से, प्रोटीन जो होता है क्या होता है, ये ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं दाल ऐसे नहीं पचेगी, दाल को पचने में टाइम लगता है। तो प्रोटीन जो टूटता है वो एमिनो एसिड में टूटता है हमारी बॉडी में। जब मैं आपको पाचन क्रिया पढ़ाऊंगी, डाइजेशन पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको समझाऊंगी मैं इस बारे में। अभी हाल फिलहाल क्या समझना है, दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन कहाँ से मिला आपको, कैसे मिला, वो समझने की कोशिश करते हैं। और एक बीपीएससी का क्वेश्चन है,
साथ के साथ लगे हाथ समझा दिया मैंने कि जो दाल होती है, पल्सेस जो हैं, अब ये क्या करेंगे, वातावरण का जो नाइट्रोजन है, वातावरण का नाइट्रोजन हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, वातावरण से नाइट्रोजन लेके दलहनी फसलों की जड़ों में ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण को ये यहाँ पर वो करेगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने पर जब भी हम पल्सेस को खाएंगे, इसके अंदर से हमें नाइट्रोजन मिलेगा या फिर प्रोटीन मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। जब भी हम प्रोटीन खाते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, उसके एमिनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट होता है जो वहां राइजोबियम बैक्टीरिया ने फिक्स किया था। ये ध्यान रखिए। आ रहा भाई सबको समझ में? एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया था, राइस हो गया, पल्सेस हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ आगे चलते हैं जरा। फिर मैंने देख लिया राइस, हमने दाल, चावल, सब्जी। अब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम खाते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, विटामिन और मिनरल इसमें बहुत अच्छा खासा होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें जो है, हाँ जी, विटामिन एंड मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा। तो जो वेजिटेबल और फ्रूट्स है उसके अंदर से हमने क्या लिया, विटामिन हमें मिल गया और मिनरल्स हमें मिल गए। अच्छा, अब वेजिटेबल्स में कौन से हो जाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अब ऐसा मत करिएगा कि नहीं यार आलू अच्छा लगता है तो दिन भर सुबह से शाम आलू ही खाते रह जाइए, नहीं, आलू बहुत ज्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं हेल्दी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत मोटा कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो है वो आपका बॉडी में वो स्टोर होने लग जाएगा भाई। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, विटामिन और मिनरल्स आपको मिल गए। तो और उसके अलावा रोटी, यानी कि जो आपका वो हो जाएगा, चपाती जो है वो आपकी हो जाएगी, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, हाइड्रेट। अब आप इसके साथ क्या क्या लेते हैं, कुछ लोग नॉनवेज होते हैं तो उनको जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा, मछली, फिश से मिल जाएगा। अब जो वेज वाले हैं उनको सोयाबीन से मिल जाएगा। आ रहा है भाई सबको समझ में, सोयाबीन से प्रोटीन मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब ये है, जो इंडियन की, जो हमारा इंडियन खाने का जो सिस्टम है उसके अंदर बैलेंस डाइट की जनरली मेजर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फिर ऑयल, ऑयल, इन सारी चीजों से जो ऑयल होंगे, ऑयल और घी से फैट मिल जाएगा, ऑयल और घी, इनसे क्या मिल जाएगा आपको, फैट मिल जाएगा। तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, विटामिन और मिनरल मिल गया। और फाइबर कहाँ से मिल रहा है, जो छिलके वाली चीजें होंगी वहां से फाइबर मिल गया। पानी हमें चाहिए ही, बॉडी का टेम्परेचर भी मुझे रेगुलेट करना है, बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करना है। ये पॉइंटर समझ में आ रहे हैं? तो आई होप आपको ना यहाँ से काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर था? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जरा, नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंटर्स हैं, जरा हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ और चीजें हैं जरा मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि अगर कोई भी पेपर अगर ट्रिकी भी आया तो आप इस क्वेश्चन का आप इसको आंसर कर ले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा जरा। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर में तीन तरीके के कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या आता है, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये ध्यान रखेंगे आपके मोनोसेकेराइड है। फिर आपका डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब डाइसेकेराइड में। और अगर आपको पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा तो स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। जब आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे तब सेलुलोज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका सेलुलोज होता है जो हम नहीं पचा पाते हैं, लेकिन जो गाय है या जो जानवर है वो पचा पाते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी जो काइटिन से जो होगा, काइटिन से उनकी सेल वॉल बनी होगी, कोशिका भित्ति बनी होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम जरा और आगे की तरफ जरा बढ़ते हैं। तो बैलेंस डाइट हमने समझ लिया, इसके अलावा हमने ये समझ लिया, नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाए एक दो पॉइंटर्स है जरा वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। आपको क्या लगता है खाने की हैबिट जो है हमारी वो कैसी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है जो मन में आया वो खा लिया, या फिर हमें बहुत सोच समझ के खाना चाहिए? क्योंकि शरीर भी एक तरीके का मंदिर ही है, जिसमें आप अगर अच्छे से शरीर को ट्रीट करते हैं, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा
और हेल्थ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है नहीं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर हमेशा हमें ये बात सिखाई है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ से अगर हार गए हैं तो बहुत मुश्किल है, फिर वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम करते हैं जरा डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। डिफिशियंसी डिजीज हो गया, किसी चीज की कमी हो जाएगी तो बॉडी कैसे काम करेगी, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको इनके लिए आपको मैंने बता दिया था जो डिफिशियंसी डिजीज थी, इसमें से कुछ कुछ के पोर्शन तो मैंने डिस्कस कर लिए थे। विटामिन ए की कमी से अगर मैंने डिस्कस किया था आपका क्या हो जाएगा, विटामिन बी सी डी ए के। ठीक है, एक और सवाल पूछता है कि कौन से ऐसे विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में होगा, तो वो हो जाएगा विटामिन डी और विटामिन के। ध्यान रखिएगा, इनकी जो सिंथेसिस है वो हमारी बॉडी में होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जरा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, जरा हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ कुछ और चीजें जो मुझे डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बी के अंदर में भी ना अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे विटामिन बी के अंदर में भी विटामिन बी 1 आएगा। इनके जो नाम है वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं कुछ नाम बता देती हूँ। जैसे आपका विटामिन बी 1 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, थायमीन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर आ जाते हैं थोड़ा आपको ट्रिक करने के लिए या फिर पेपर को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन बी 1 को क्या बोलेंगे, थायमीन। विटामिन बी 2 को बोलेंगे हम राइबोफ्लोविन, ये नाम याद रखिएगा जो उनके साइंटिफिक नेम है आपके। बी 3 नियासिन और बी 5 पेंटोथेनिक एसिड। ये जनरली गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। अगर कल को थोड़ा सा अलग से कहीं आपको कोशिश कर रहा है कि जो है वो आपको पेपर को थोड़ा ट्रिक करना है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी के लिए अगर आप देखेंगे खट्टे फल जो है उनसे भी आपको मिल जाएगा, फ्रूट से मिल जाएगा, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सारी चीज़ों से विटामिन सी आपका मिल जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है या कुछ चैलेंजिंग बनाना है तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरीके की चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा फूड प्रिजर्वेशन, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। लेट्स टॉक अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। देखेंगे जरा, जब हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन खाने का संरक्षण, भोजन का संरक्षण, तो ध्यान रखिएगा खाने को खराब होने से बचाने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करते हो, यहाँ देखिएगा। पहले आप क्या करते हो, हीटिंग मेथड। खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको खाने को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, मिल्क के लिए अगर आपने देखा होगा, दूध जो आप सुबह लेकर आते हो, अब दूध जो है वो जो पास्चराइज्ड मिल्क है, पास्चराइज्ड मिल्क पर भी आपके अलग अलग टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका अचानक से हम क्या करते हैं, गर्म करके अचानक से उसको हम ठंडा करेंगे। और उनका एक वो होता है, कंडीशंस होती हैं कि उसी जो है जब भी आप पास्चराइज मिल्क लेंगे उस पर लिखा भी रहता है कि ये हमारा पास्चराइज मिल्क है। उनको खराब होने से बचाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है पास्चराइज मिल्क का। ठीक है, अब होगा क्या आपका, जैसे मैंने बताया कि जो दूध आप वहां से लेकर आते हैं, पैकेट वाले जो दूध है, जो पास्चराइज मिल्क आप लेकर आते हैं, उसको हम घर पे हम बॉयल करते हैं, खोल के पैकेट खोल के बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद थोड़ी देर ठंडा रख करते हैं, फिर फ्रिज में ले जाके रखते हैं। गर्मी अगर ज्यादा है, सुबह शाम दूध का यूज हो रहा है, तो शाम को भी दूध को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, आता होता है ना ऐसा। तो वही है हीटिंग मेथड। खाना अगर रखा है आपने और उसको थोड़ा गर्म करके अगर हम करेंगे, काफी देर से रखा है तो उसको हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो इससे हमने खाने को, हमने क्या किया, गर्म करने से हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना कर पाए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, खाने को ठंडा होने से बचाना, कूलिंग मेथड। आपने क्या किया, खाने को ठंडा होने के से खाने को ठंडे वाले तरीके से, यानी कि रेफ्रिजरेट कर दिया आपने। नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर खाने की चीजों को अगर रखा है तो वो खराब होने से बच जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब ये मत करिएगा नहीं 10 दिन का खाना लाओ रख देता वो बच जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है। सिर्फ आपको ठंडा मतलब कम तापमान पे अगर आप रखेंगे तो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो इसकी वजह से ये खाना आपका बच जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। अब आता है प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जैसे अचार में अगर हम बनाते हैं, दो तीन चीजें उसमें भी आती है। एक्सेसिव अगर आप सॉल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, अचार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। पिकल के अंदर में अगर आप देखेंगे, जब भी हम उसको आम आम का अचार बना रहे हैं, धोएंगे, काटेंगे, सुखाएंगे, ड्राई करते हैं कि नहीं करते हैं।
ताकि उसका मॉइस्चर का कंटेंट बाहर निकल जाए। मॉइस्चर का कंटेंट बाहर निकल जाएगा तो जो अचार है वो खराब नहीं होगा। ठीक। उसके बाद नमक भी मिलाते हैं। नमक जब डालते हैं तो जितना भी पानी उसके अंदर में होता है, जनरली अचार बनाने का जो तरीका है अगर आप देखें तो लेडीज ने, जो गांव में लेडीज हैं जो अचार बना रही हैं, इतनी साइंस नहीं पढ़ी, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, इतनी साइंस नहीं पढ़ी कि नहीं फूड प्रिजर्वेशन कैसे करने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मेथड में उनका जो तरीका है वो इतना सीख लिया उन्होंने, इतना सीख लिया उन्होंने, तो उनको ये पता है कि नहीं यार अचार में ये काम करेंगे तो अचार मेरा खराब नहीं होगा। तो नमक डाल दिया, पानी उसमें जितना होगा सब बाहर निकल जाएगा। उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद मॉइस्चर कंटेंट गायब हो गया। अब आप उसको पिकल बनाने के लिए वो तैयार है। आम आ रहा है सबको समझ में? आंवले के साथ में, आम के साथ भी इस तरीके की चीजें करते हैं। तो सॉल्ट डालना पिकल के लिए। अब आता है मुरब्बे के लिए। जब मुरब्बा बनता है, इसकी नंबरिंग कर दूं मैं 3 और इसकी नंबरिंग कर दूं 4। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आप शुगर डालते हैं यानी कि मीठा डालते हैं तो मुरब्बा, जो आंवले का मुरब्बा आता है, एक्सेसिव शुगर अगर आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वहां पर भी इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ से मुझे ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो हीटिंग मेथड समझ आ गया, कूलिंग मेथड आ गया, सॉल्ट का हो गया, शुगर का हो गया, चीनी का हो गया। तो ये सारे पॉइंटर्स मुझे यहाँ से समझ में आ गए। मुरब्बे का भी मुझे साफ साफ समझ में आ गया और जो सॉल्ट था मुझे उसका भी समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स अगर आप देखेंगे, अगर आपने देखा होगा जैसे अचार जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। जैसे कुछ कुछ हैं, जैसे मान लो सोडियम बेंजोएट हो गया, या अलग अलग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ताकि हमारा जो है अचार, सब कुछ करने के बाद भी अचार हमारा खराब ना हो, तो उसमें अलग अलग केमिकल्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि हमारा खाना खराब ना हो सके। करेक्ट है भाई? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फल सब्जियों का आपको पता ही होगा, फ्रिज में रखते हैं। पत्तेदार सब्जियों को भी आप कैसे, धनिया साग को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अच्छा, अगर आपने देखा होगा मार्केट में अगर आप जाइए, धनिए के पत्ता हो गया या फिर आपका पुदीने का पत्ता होगा, गीले कपड़े से उसको ढक कर रखते हैं। उससे क्या हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं, है ना। और मुरब्बे का भी हो गया, नमक चीनी डालकर मैंने आपको बता दिया, चटनी को बता दिया। कुछ चीजें ऐसी है जिनको सुखा कर रखते हैं। आलू को लंबे समय तक रखना है तो आप उसका चिप्स बना लीजिए, करते हैं ना, चावल के आटे का भी चिप्स बना लीजिए। या फिर कुछ चीजों को भुनकर खाने के लिए जैम और सॉस बनाते हैं, वो भी हम खाने के तरीके से हम बचा लेते हैं ताकि खराब ना हो सके, है ना। पाश्चराइजेशन का जो अभी मैं बता रही थी, ये ध्यान रखिएगा, पाश्चराइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। उस केस में हम करते क्या हैं कि थैली वाला दूध जो पाश्चराइज होगा उसको 62.8 डिग्री पर, क्या मैंने बताया, 62.8 डिग्री पर 30 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे, के लिए 30 मिनट के लिए, या 71.3 पर 30 सेकेंड के लिए उबाल कर, या तो 62.8 पर 30 मिनट के लिए आप क्या करते हो, उबाल कर ठंडा करके थैलियों में पैक कर लिया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, वो आपका जो मिल्क है वो खराब नहीं होगा। ज्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे लेकिन कुछ देरों तक आप उसको संभाल सकते हैं जिससे वो खराब ना हो सके। इसको हम पाश्चराइजेशन बोलते हैं। पाश्चराइजेशन मेथड की जो खोज है वो किसने की थी, लुइस पाश्चर ने की थी, इसीलिए इसको हम पाश्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पाश्चराइजेशन पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डन। अब मैं आपसे कुछ चीजों की बात करूंगी कि भाई भोजन की सफाई कैसे करते हैं, जरा उस पर हम बात करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी आपसे, है ना। तो चलते हैं जरा, नेक्स्ट वाला एक और पॉइंट है। अब हम क्लीनिंग ऑफ फूड के बारे में जरा बात करेंगे। क्लीनिंग ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड में अगर आप देखिए तो जो भी आजकल हम खाना खाते हैं, दाल चावल जो है वो हम खाते हैं, उनके अंदर में बहुत सारी चीजें, कभी कंकड़ है, कभी पत्थर है, या कभी कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, वो उनके अंदर पाई जाती हैं। तो करते क्या है, कोई भी खाने वाली बनाने वाली चीजों को, उनमें से जो चीज हमारे काम का नहीं है उसको उठा के निकाल के बाहर फेंकते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना इस तरीके की चीजें, चाहे कंकड़ है, पत्थर है, कुछ भी है, उन सारी चीजों को हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। करेक्ट है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, और इस ये कई लोगों का कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, फूड अडल्ट्रेशन जो है, खाने में कलर मिलाना, होता है कि नहीं होता है? कुछ लोग खाने में कलर मिला देते हैं, या फिर आपका जो मैंने अभी आपको बताया था कि खाने में कलर को मिलाना, और इसके अलावा 2-3 चीजें मैंने और समझाई थी आपको कि चावल के अंदर कंकड़ होना,
चाय पत्ती के अंदर में इस तरीके का कंकड़ पत्थर होना, दाल के अंदर में कंकड़ पत्थर होना, तो ये सब क्या है, फूड अडल्ट्रेशन ही तो है ना। ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अब ऐसे तो खा नहीं सकते हैं, तो सफाई तो होनी चाहिए। जो अनाज खेतों में उगता है, क्या वो अनाज डायरेक्टली हमारे पास पहुंचता है? नहीं, उसको अलग अलग तरीके से क्लीन करना पड़ता है, तभी तो हमारे पास पहुंचेगा। तो उसको अलग अलग तरीकों से, विधियों से साफ किया जाता है। तो मैं आपसे ना एक सबसे पहला आपसे बात करूंगी, क्लीनिंग ऑफ फूड में आता है हैंड पिकिंग। क्या आता है? हैंड पिकिंग। ध्यान दीजिएगा जरा, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या हो गया, मान लो चावल है, चावल के अंदर में कंकड़ पत्थर है, मैंने उनको चावल को देखना शुरू किया, उसमें से जो कंकड़ है वो मैंने देखे और उसको हटा दिया। तो ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है? ये वाला जो मेथड है मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ? ये मेथड मैं वहां पर यूज करूंगी जहां पर आपके पास में कोई छोटे जो है वो, कहीं ना कहीं आप ऐसा समझने की कोशिश करिएगा कि आपका कम मात्रा में अगर कोई चीज है तो मैं उसको हाथ से निकाल के बाहर निकाल सकती हूँ, फेंक सकती हूँ। फेंक सकती हूँ मतलब जो वेस्ट होगा, कंकड़ पत्थर है, उनको मैं बाहर निकाल सकती हूँ। तो हैंड पिकिंग जो है, जो छोटा या कम अमाउंट में कोई चीज अगर होगी तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट है। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट बात करूंगी थ्रेशिंग के बारे में। थ्रेशिंग के बारे में, करेक्ट है। तो थ्रेशिंग के बारे में बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब जो थ्रेशिंग होती है, कई बार अगर आपने नोटिस किया हो तो लोग क्या करते हैं, अनाज के कड़ों को डंडियों से पृथक करना। कई बार अगर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे मान लो आपका चावल है या गेहूं है, बीज यहाँ पर है, बीज यहाँ पर, अनाज का जो बीज है यहाँ पर है और उसकी डंडियां लगी होती है, ऐसे लेते हैं और इसको पीटते हैं ताकि वो जो अनाज की जो फलियां हैं वो क्या हो सके, अनाज जो है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाए, डंडी अलग हो जाए, तो मेरा काम वहां से आसान हो जाएगा। पहले तो यही होता था, अब तो अलग अलग मशीनें लग गई हैं जिसे जो है वो आपका जो वो है, जो बीज है, अनाज की जो फलियां हैं, जो बीज हैं वो अलग से कट जाएंगे, डंडियां अलग हो जाएंगी। होता है कि नहीं होता? आजकल पराली अलग हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके जो फल, जो आपकी मैंने बताया फलियां हैं, वो एटलीस्ट क्या हो जाएंगे, ये फसलों में की ये वो अलग हो जाएगी, पराली आपकी अलग हो जाएगी, पीट पीट के उसको हम निकाल देंगे। ठीक। अब इसके आगे आता है विनोइंग का, बहुत ध्यान समझिएगा। अब मैंने क्या किया, विनोइंग। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो, मान लो जो अनाज की फलियां निकाली उनमें अनाज भारी होगा और जो भूसे वाली चीज होगी, हल्की होगी, वो उसके अंदर होगा। दोनों को मुझे अलग करना था, तो मैं क्या करूंगी, आपने सूप देखा होगा, तो सूप को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे से गिराते, जब गिराएंगे तो जो बीज होंगे या जो आपके वो होगा, गेहूं है या चावल है, वो आपका नीचे आ जाएगा, जो भारी है, जो हल्की चीजें हैं, भूसा या इस तरीके की चीजें, वो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो वहां पर कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, विनोइंग। आ रहा है समझ में? कई बार चावल में कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो भी लोग क्या करते हैं, चावल फटकते हैं। चावल के अंदर धान की भूसी है तो चावल फटकते हैं, तो जो चावल होगा वो अलग हो जाएगा, जो भूसी जो उसकी हल्की है वो अलग हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है? कभी देखा होगा घर में, किसी न किसी को देखा होगा आपने। अब आते हैं सीविंग के बारे में। सीविंग के बारे में ध्यान से समझिएगा। सीविंग का मतलब होता है चालना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, गेहूं के आटे को, गेहूं के चोकर को अलग करना, यानी कि आटे से, आटे चक्की से आपने आटा मंगवाया तो उसमें क्या होता है, चोकर भी होता है। चोकर का मतलब जो गेहूं के जो छिलके होंगे वो। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, चोकर को हटा देते हैं और रिफाइंड जो आटा आता है वही खाते हैं। ये चलनी से चालना पड़ता है, पहला तरीका। कुछ लोगों को फाइबर जिनको अच्छा चाहिए, दोनों मिला के खाते हैं कि भाई चोकर अलग नहीं करना, इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, रफेज बहुत अच्छा रहेगा, तो वो लेते हैं। अब आते हैं हम तीसरे वाले पर। तीसरे वाले में क्या होता है कि मान लीजिए मूंगफली और बालू है, करते हैं ना, बालू को क्या करते हैं, मूंगफली को बालू के अंदर में भूनते हैं, तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, कभी अगर आपने देखा होगा विंटर्स के टाइम पे। अब मूंगफली बहुत सारी है, बालू भी बहुत सारा है, लेकिन उसमें से मुझे निकालना था। अब बहुत सारी क्वांटिटी में होगा तो ऐसे बीन बीन के निकालना बड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक चलनी यूज करते हैं। यहाँ पर बालू होगा, है ना, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे छेद हैं, इस छेद में मूंगफली ऊपर हो जाएगी और जो बालू होगा वहां बालू का यहाँ ढेर लग जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? यहाँ तक ये वाला पॉइंटर क्लियर है? तो जो बालू है वो अलग हो गया, जो मूंगफली है वो आपका अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, कुछ और भी प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू खाने वाली चीजें जो हैं वो अलग अलग की जाती हैं। इसमें आता है सेडिमेंटेशन, आता है फिल्ट्रेशन, आता है और डिकेंटेशन आता है, अगर आपने नाम कभी सुना हो तो।
तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक तो ये बता दिया मैंने आपको, फिर मैंने बताया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, फिर हमने डिस्कस किया फिल्ट्रेशन। अब देखिएगा सेडिमेंटेशन का मतलब समझते हैं आप, कोई ऐसी चीज हो गई जिसके अंदर जैसे कोई भारी चीज है वो नीचे आके सेडिमेंट हो जाएगी। पानी और बालू को अगर आप लेंगे तो जो बालू है वो भारी है, वो नीचे आ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर रहेगा। अगर मान लीजिए बालू के साथ कुछ और भी चीजें अगर आपने मिक्स करी हैं, बालू भारी है वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं। करेक्ट है। फिल्टर करने का मतलब चाय को चाय पत्ती से अलग करना है, छन्नी लगाया और फिल्टर करके हटा लिया। आ रहा है समझ में? ये वाला पॉइंट बच्चा क्लियर हो गया? तो ये सारे तरीके हैं जो किस तरीके से आप इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस अगर मैं पूछना चाहूँ तो पूछ सकते हैं क्या? पूछ लिया जाए आपसे। सबसे पहला सवाल है, अलग अलग टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो जरा उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, जरा चलते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सवाल आपके सामने है, देखते हैं जरा। ठीक है। फूड हमारी बॉडी में, सवाल चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं बच्चा, ध्यान से सुनेंगे। अलग अलग टीचिंग एग्जाम में और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, खाना हमारी बॉडी में क्या काम करता है? फूड हमें क्यों जरूरी है? तो क्या बोलेंगे? फूड एक्ट एज अ फ्यूल, इट गिव्स अस एनर्जी। फूड जो है वो हमें ऊर्जा देता है या फिर एनर्जी देता है और हमारे बॉडी के अंदर में ईंधन का काम करता है। ठीक है। फूड के सोर्सेस कौन कौन से हैं? प्लांट और एनिमल। प्लांट पौधे हो जाएंगे, एनिमल जो है वो जानवर हो जाएंगे। इन दोनों के थ्रू हमें अपना फूड मिलता है। फिर आता है हमारे पास में प्लांट। प्लांट को हम ऑटोट्रॉप क्यों बोलते हैं? प्लांट को ऑटोट्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का जो माध्यम है उसके द्वारा जो है हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाती हैं। पौधे के अंदर में खाना बनाने का काम किसका है? पत्तियों का है, लीव्स का है। पौधों के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से पौधे खाना बना पाते हैं? पौधों की पत्तियों के अंदर में क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो खाना बना पाने में सक्षम होते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी? CO2 प्लस H2O, देन सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस चाहिए, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होगा और ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस करने के लिए अगर आप चाहेंगे तो इसको बैलेंस भी आप कर सकते हैं, 6CO2 12H2O करके उधर की साइड में ग्लूकोज प्लस H2O और O2 को भी बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा। प्लांट के अंदर में रूट का क्या काम है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हो गए और आपका जो पानी है उनको एब्जॉर्ब करना, जो पेड़ पौधों के लिए जरूरी था। स्टेम, सपोर्ट सिस्टम, और जो न्यूट्रिएंट्स रूट ने एब्जॉर्ब किया उसको आगे तक पहुंचाने का काम। इसी के अंदर में जाइलम और फेलोम भी होते हैं। एक का काम है पानी को पहुंचाना और एक का काम है न्यूट्रिएंट को प्लांट के अलग अलग जगहों तक पहुंचाना। फूड फैक्ट्री की तरह कौन काम करेगा? किचन की तरह कौन काम करेगा? पत्तियां काम करेंगी, लीव्स काम करेंगी, उसके बाद वो यहाँ तक पहुंचाती हैं। लीव्स के अंदर में एक चीज और होती है, स्टोमेटा होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे हमारे हाथों पर देखेंगे बहुत छोटे छोटे पोर्स है जिनसे पसीना निकलता है, वैसा ही पत्तियों के ऊपर बहुत छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और कहीं ना कहीं वहां से आपका ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि अगर आपने कई बार देखा होगा जो गैस मतलब जो पानी होते हैं वो उनके उस पत्तियों से बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल सिर्फ ये सोच कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट आपके लिए सोर्स ऑफ फूड कैसे है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड हमने किया। हमने वो देखा हर्बीवोर्स, शाकाहारी जो अपना खाना जो अपना हर्बीवोर्स है जो आपका खाने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, जैसे आपका मैंने डिस्कस किया बकरी हो गई, गाय हो गया, जिराफ हो गई, ये सब क्या हो गए? हर्बीवोर्स हो गए। फिर हमने देखा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे हैं जो कि आपके हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ये हमने मांसाहारी, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया। फिर हमने देखा इसके आगे हम ओमनीवोर्स के बारे में बात करें, यानी सर्वाहारी जो है, जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल दोनों पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है।
जैसे पेड़ पौधों से हमें फल और सब्जियां तो मिल ही रही हैं, एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, एग मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एनिमल से मिल रही है। तो यहाँ तक ये सारे पॉइंटर्स हमने देख लिए थे। इसके आगे जरा चलते हैं, तो यहाँ से ये सारे सवाल बनते हैं। फूड का सवाल बनता है, फोटोसिंथेसिस का सवाल बनता है, बता चुकी हूँ आपको, ऑटोट्रॉप, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स, ये आपके सवाल बनते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप ये बताइए ऐसे पौधों का नाम बताइए जिनकी जो स्टेम है वो खाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर देते हैं, लोगों को लगता है बड़ा इजी है, इसमें ऐसा पढ़ने वाला क्या है, और पेपर में यही गलत करके आते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे जिनकी स्टेम को हम खाते, प्लांट दैट वी ईट, प्लांट दैट वी ईट एज अ स्टेम, यानी कि, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी स्टेम को हम खाते हैं। इसको अगर हम सही स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कौन से ऐसे हैं पौधे जिनकी स्टेम को हम खाते हैं। आ रहा है समझ में, यहाँ से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो लिख सकते हैं कि पोटैटो, जैसे आपका जो पोटैटो हो गया आलू, फिर आपका अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, इनको हम खाते हैं एज अ स्टेम, यानी तने का पार्ट, पौधे का तना है ये, इसको हम खाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे पौधे जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। जिनकी जड़ों को हम खाते हैं उनके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जड़ को खाने के लिए यहाँ पर कैरेट, यानी कि जो आपका गाजर, रेडिश, मूली, स्वीट पोटैटो और बीटरूट, ये हैं जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। जिनकी जड़ों को हम खाते हैं, जब जड़ के अंदर में फूड स्टोर होगा, उनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे खासे होते हैं। तो हमने गाजर देख लिया, रेडिश देख लिया, स्वीट पोटैटो, बीटरूट। कुछ ऐसे पेड़ वो है जिनके हम अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स है जिनकी लीव्स को हम खाते हैं, पत्ता गोभी हो गया और पालक हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका जो है, हाँ कैबेज, पत्ता गोभी हो गया, और ये आपका पालक हो गया, तो ये हो गया लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट जिनकी फ्लावर को खाते हैं, फूल गोभी, ध्यान रखिएगा, यहाँ फूल गोभी है, वहां पत्ता गोभी है, पत्ते गोभी का मतलब पत्ता वहां खा रहे थे, और यहाँ पर क्या हो गया, जिनके हम फूल खा रहे हैं, तो फूल गोभी हो गया, बनाना हो गया, ब्रोकली हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर एक रोज भी हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, रोज की भी पेटल्स खाए जाते हैं। कई सारी ऐसी डिशेज है, मिठाइयाँ हैं जिसमें रोज के पेटल्स पड़ते हैं। ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा पांचवा, कौन से ऐसे जो है पेड़ पौधों के बीज हम खाते हैं, तो ये हो गया चना, राइस और व्हीट हो गया, ये हमने कर लिया। फिर हम छठवें पर आ गए, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके फ्रूट को हम खाते हैं। बनाना, एप्पल हमें समझ में आता है, टोमेटो में हम हो जाएंगे कंफ्यूज, तो टोमेटो में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, टोमेटो हमारे लिए सब्जी है, पौधे के लिए वो फल है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ इसीलिए टोमेटो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर चलते हैं, थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे। फिर देखा हमने प्लांट दैट वी ईट देयर रूट एज वेल एज लीव, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ को भी खाते हैं, उनकी पत्ती को भी खाते हैं। तो हमने देखा मूली, इनकी जड़ को भी खा रहे हैं, पत्ते को भी खा रहे हैं, ठीक है भाई। फ्रूट एंड फ्लावर ईटेबल, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी हम फ्रूट को भी खा रहे हैं और साथ के साथ उनके जो फ्लावर्स हैं उनको भी खा रहे हैं। तो हमने क्या देख लिया, केला और सीताफल, सीताफल के जो फूल होते हैं उसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, अगर कभी आपने कभी खाया हो या कभी किसी ने खिलाया हो तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका बनाना और पंपकिन। फिर आता है सीड और लीव्स के लिए, यानी कौन से ऐसे पौधे जिनके सीड और लीव्स को भी खाते, चना, मेथी और सरसों, ये हो गया। फिर आपके पास आता है स्टेम और लीव्स के लिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, गार्लिक और अनियन जो होते हैं, इनके हम जो है लीव्स हैं उनको भी खाते हैं, और साथ के साथ जो स्टेम है उनको भी खाते हैं। अब आते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ फूड में अगर आप देखेंगे, आप भोजन के घटक के बारे में बात करेंगे, तो कौन कौन था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में क्या काम करेगा, भाई एनर्जी देगा। अच्छा, इसके सोर्स के बारे में बताइए, तो आपने बनाना बता दिया कि भाई जो बनाना है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स था। फिर आपने आलू बता दिया, पोटैटो, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। थकान लगती तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा लोग शिकंजी पीते हैं, शुगर लेते हैं, उससे भी अच्छी एनर्जी मिल जाएगी आपको। इस टाइम पर, गर्मी के टाइम पर लोग गन्ने का जूस पीते हैं, उससे एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। आ रहा है समझ में, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा। अच्छा, तो आपके बॉडी में फैट यानी वसा क्या काम करेगा, वो भी एनर्जी देगा, डबल एनर्जी देगा। डबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, 1 ग्राम फैट लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देगा उससे डबल एनर्जी आपको 1 ग्राम फैट देगा। तो फैट के सोर्सेस क्या क्या हैं, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सब फैट के सोर्सेस है। तीसरा,
प्रोटीन के लिए, प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम इसको बोला जाएगा या फूड न्यूट्रिएंट बोला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, और इसके अलावा अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो मॉर्निंग में लोग प्रोटीन डाइट ले लेते हैं, इससे फैट नहीं होगा, बॉडी जो है कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा सा फील करेंगे आप। ठीक, बढ़ते हुए बच्चे को प्रोटीन डाइट देना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रह सके। फिर हमने देखा विटामिन और मिनरल्स की हमारी बॉडी में बहुत कम जरूरत है, बट जरूरी है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार विटामिन मिनरल को अवॉइड करो काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। विटामिन की कमी अगर होगी तो बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे फ्लू चलता है या फिर कोविड का टाइम था तो आपने देखा था लोग मल्टी विटामिन लेना शुरू कर देते हैं ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी खासी रहे। तो विटामिन हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, मिनरल हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि आप ये बताइए मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसमें से आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ज्यादा जरूरत का मतलब हुआ इन कंपैरिजन टू विटामिन एंड मिनरल्स। अब ऐसा मत करिए कि नहीं यार दिन भर कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, फैट खाऊंगा और प्रोटीन खाऊंगा, ऐसा नहीं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके पास क्या आ जाएगा? विटामिन और मिनरल्स है जो कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे? सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, वेज में आप ध्यान रखिएगा, सोयाबीन आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये हो गया प्रोटीन के लिए। और जो नॉनवेज के लिए, उनमें अगर आप फिश को देखेंगे तो उसमें प्रोटीन आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। फिर आप विटामिन और मिनरल के बारे में बात करिए। विटामिन और मिनरल क्या काम करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं विटामिन और मिनरल। ठीक है भाई, बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन में विटामिन, अभी मैंने फैमिली बताई थी आपको, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, वो चार्ट भी दिखाऊंगी और उसमें से क्वेश्चन भी पूछ लूंगी। अच्छा, मिनरल्स में क्या होते हैं? मिनरल में बहुत सारे मिनरल हैं जो बॉडी को जरूरत पड़ती है। जैसे कैल्शियम है, दांतों और हड्डियों दोनों के लिए चाहिए, दूध से मिल जाएगा आपको। आयोडीन के लिए, आयोडीन हम जो नमक खाते हैं उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, थोड़ा ही चाहिए लेकिन चाहिए। आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा? घेंगा गोइटर नाम की बीमारी होगी। ठीक है भाई। फिर हमने क्या डिस्कस कर लिया? आयरन। आयरन अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा बॉडी में थकावट होगी। तो हीमोग्लोबिन यानी प्रॉपर सही मात्रा में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पूरी बॉडी में सही मात्रा में रहे, जो खाना खाया है उसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके, बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी खासी रह सके, इसके लिए हीमोग्लोबिन का अच्छा लेवल चाहिए। मेरी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो मुझे थकावट होने लगी, काम में मन नहीं करेगा, आलस आएगा, नींद आएगी, इस तरीके की चीजें होंगी। किसमें होंगी? ये आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर में होंगी। करेक्ट है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी आयरन कम है, क्या करना चाहिए? तो इसमें मैंने बताया आपको चना और गुड़ खाना चाहिए, पालक का सूप, और आपका चुकंदर। चुकंदर जो है वो अच्छे खासे मात्रा में लीजिए, तो जनरली आपका जो है वो आपका जो मिनरल्स है वो आपको मिल जाएंगे। करेक्ट है। यहाँ तक सारे पॉइंटर्स मैंने बता दिए आपको। अब इसके आगे सवाल आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। आप ये बताइए विटामिन ए की कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी से हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए को अच्छा करने के लिए क्या खाइए? गाजर। विटामिन बी की कमी से क्या हो गया? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी। तो विटामिन सी के सोर्सेस क्या हो गए? खट्टे फल हो गए, आपका ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। ऑरेंज, संतरा ही और नींबू, खट्टे फल जो है वहां से आपको विटामिन सी मिल जाएगा। एक चीज और बताती हूँ, जब भी ऑपरेशन होते हैं तो आपने देखा होगा आयरन की जब टैबलेट्स होती है तो विटामिन सी उनके साथ विटामिन की टैबलेट भी लिखी जाती है ताकि आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो इस सेंस से भी याद रखिएगा। एक चीज और बतानी थी मुझे, वो मैं बता देती हूँ, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपसे कई बार पूछा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो बच्चा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्या मिल जाएगा आपको। जब भी हम फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के बारे में बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। वाटर सॉल्युबल में अगर आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया विटामिन बी एंड सी। सी मुझे कैसे ध्यान में आया? जैसे जो नींबू है ना, नींबू को रस अगर आप देखेंगे, नींबू को निचोड़ेंगे पानी में थोड़ी देर में डिजोल्व हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये विटामिन तो डिजोल्व हो गया, तो विटामिन सी मुझे यहाँ से याद रहता है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अलावा कौन कौन से विटामिन बच गए? कीड़ा, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये जो कीड़ा नाम का जो आपका वो हो गया विटामिन के, ई, डी, अब ये मत कहिएगा मैम ने बोला कीड़ा नाम का नया विटामिन है, नहीं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ट्रिक करने के लिए आपने ये लिखा
ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएंगे। यहाँ तक पॉइंटर क्लियर हो गया। और मैंने जो यहाँ पर बोला है वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो मैंने इसमें विटामिन का जो है बी और सी जो है वो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी, विटामिन डी आपको कहाँ से मिल जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, आपका जो विटामिन डी जो है सन की जो रेज है वहां से आपको मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में आप जाइए, धूप में बैठिए, 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप 5 से 6 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर, छोटे बच्चे जो जन्म लिए होते हैं उनको भी दिखाना पड़ता है ताकि जो पीलिया है उनकी बॉडी से निकल सके। आ रहा है समझ में। फिर आता है विटामिन ई के लिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इश्यूज है वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर विटामिन ई। और विटामिन के लिए जो ब्लड क्लॉटिंग का इश्यू है, अगर विटामिन के कम है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट बैलेंस हो। क्या सबका बैलेंस डाइट एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। बच्चे का बैलेंस डाइट अलग होगा, बड़ों का अलग होगा, प्रेग्नेंट लेडी का अलग होगा, लैक्टेटिंग मदर का अलग होगा, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट है उनका अलग होगा। अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में बैलेंस डाइट के अंदर में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल के होने को ही हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे, संतुलित आहार। क्या आपको जो अभी हम कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे इनके साथ रफेज और पानी की भी जरूरत पड़ती है क्या? संतुलित आहार अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है फाइबर या रफेज या फिर पानी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। फाइबर हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। वृक्षांश या फाइबर हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देगा लेकिन प्रॉपर डाइजेशन में जरूरी है, ठीक है भाई। इसके बाद आपके पास आता है वाटर। पानी जो होगा वो कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की। बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जो भी हमने खाया पिया है वो बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत है, वाटर की। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, डन। फिर इसके बाद आते हैं हम जरा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया जो भी हमारे इंडिया का जो खाने का जो सिस्टम है, दाल चावल रोटी सब्जी, उनके अंदर में न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा खासा सोर्स है। चावल खाया कार्बोहाइड्रेट, दाल खाया प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिला वो भी सिखा दिया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया ने दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स किया जो वातावरण में था। जब हम उन दालों को खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट है, जब हम उस दाल को खाएंगे तो प्रोटीन हमारी बॉडी में मिलेगा, करेक्ट है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में दाल हो गया। हरी सब्जियों और जो फल हैं विटामिन और मिनरल्स उनके अंदर में मिल गया आपको। तो यहाँ तक ये सारे पॉइंटर समझ में आ गए। अब आते हैं वेज और नॉन वेज पे। वेज लोगों के लिए जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है सोयाबीन, और जो नॉनवेज वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो गया आपका प्रोटीन के लिए जो आपका मछली और अंडा हो गया, ये आपका बहुत अच्छा सोर्स हो गया, करेक्ट है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये साफ साफ समझ में आ गया। इसके अलावा मिल्क और ये सारी चीजें तो हम लेते ही हैं, और जो दलहनी वो अब मैंने बताया छिलके वाली जो चीज है उससे रफेज आपको मिल ही रहा है, और फैट आपका ऑयल और घी से मिल रहा है। फिर हमने देखा फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम खानों को गर्म करते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ना कर पाए। फिर हमने उनको ठंडा भी करते हैं, फ्रिज नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर अभी गर्मी में, चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए कोई फल काटा, दूध है गर्म कर लिया, अब उसको कहाँ रखेंगे, फ्रिज में। फिर आपने क्या किया, फल है, फल लिया आपने फ्रिज में, सब्जी है फ्रिज में, ताकि कम टेम्परेचर पर चीज़ें खराब नहीं होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। सॉल्ट पिकल बनाने से पहले आप क्या करते हो, आम को धोया, उसके बाद धोया काटा, नमक मिलाया, मॉइस्चर उसका बाहर निकला, फिर उसको धूप में सुखाया, कोई मॉइस्चर ना बचे, नहीं तो मेरा अचार खराब हो जाएगा। तो सॉल्ट वाला मेथड। शुगर के लिए, मुरब्बा के लिए एक्सेसिव शुगर, ताकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो पाए। जैम बनाना, सॉस बनाना, ये सारा कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स भी हम यूज करते हैं ताकि हमारा खाना खराब ना हो पाए। फिर हमने देखा खाने को खराब होने से बचाने के लिए हमने देखा हैंड पिकिंग। कोई छोटा सा खाने का आइटम है, उसमें से जितनी भी चीजें हाथ से निकाल रहे हैं, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब जिस चीज को हमें क्लियर करना है, वो साफ करना है, वो कहीं ना कहीं बहुत थोड़े अमाउंट में होनी चाहिए, तभी हैंड पिकिंग पॉसिबल है। थ्रेशिंग में के अंदर में क्या हो जाएगा भाई, थ्रेशिंग तो बड़े अजीब तरीके से लिख गया है।
शायद लिख रही थी मैं उस टाइम पर थ्रेशिंग, करेक्ट है। तो थ्रेशिंग के अंदर में क्या हो जाएगा, अगर मैं थ्रेशिंग अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो थ्रेशिंग के अंदर में जरा ध्यान देंगे, ठीक है। थ्रेशिंग के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हम क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया जैसे गेहूं या चावल है, फसल यहाँ लगी है, उसके साथ डंठल भी लगी है, तो इसको पीट पीट के पहले अलग करते थे। अब के टाइम पर वो काम मशीनें कर देती हैं, तो वो हो गया थ्रेशिंग, अनाज को डंठल से अलग करना। विनोइंग का मतलब, जो विनोइंग है हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, मैंने आपका चावल था, धान से चावल निकला, भूसी थी, सूप लिया और उसको ऐसे पसाना शुरू किया, तो जो हल्का होगा वो तो ऐसे हवा में थोड़ी दूर आ जाएगा, जो भारी होगा वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा गुरुत्वाकर्षण से। तो हमने यहाँ साइंस का यूज लगा के हमने जो फसलों के बीज हैं उनको अलग किए यहाँ से विनोइंग से। अच्छा, सीविंग क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया मूंगफली को भूनते हैं बालू के अंदर में, और कई बार भूजा भुजाने भी जब जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, चावल का या फिर ऐसी जो ब्राउन राइस होती है उनका भी अगर हम भूजा भुजाते तो वो किस में होता है, आप कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जो आप वो बोलते हो ना, जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप क्या खाते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मैं भूजा बता रही हूँ मैं आपको, ब्राउन राइस को बालू में सेकते हैं, है ना। डाइट मिक्सचर जब हम खाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा, डाइट मिक्सचर भी अलग अलग तरीके से आते हैं, मुरमुरे जो खाते हैं उसकी बात बता रही हूँ मैं। चलो खैर, कुल मिला के मोटा मोटा आप समझ सकते हैं, मूंगफली अगर आपने देखा होगा और बालू देखा होगा तो उसके अंदर उसको फ्राई करते हैं। अब बालू को मूंगफली से अगर अलग करना हो, छोटा अगर कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में, तब तो आप बीन बीन के आप अलग कर लीजिए, लेकिन अगर लग रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में बालू और कहीं ना कहीं आपका जो मूंगफली है वो है, आप क्या करोगे, चालने के लिए आप ले आओगे, सीविंग करने के लिए जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है सीविंग ले आएंगे, और चलनी जो है वो आप करेंगे, मूंगफली अपने आप बाहर हो जाएगी और जो बालू है वो नीचे आ जाएगा। या फिर चोकर को आटे से अलग करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ चलनी यूज करते हैं, मेजर चीजें बाहर हो जाएंगी और सब बाहर निकल जाएगा, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका सीविंग वाला मेथड। फिर हमने सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन देखा, पानी और बालू है तो अगर आप देखेंगे बालू नीचे आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे आइटम है जिसमें कोई भारी चीज होगी वो आपकी नीचे आ जाएगी, हल्की चीजें ऊपर रह जाएंगी। फिल्टर करने के लिए चाय की पत्ती से चाय को अलग करना, ये आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेशन वाला भी आपने वो किया और उसके बाद उसको आपने अलग कर लिया। अलग अलग मेथड है अलग अलग चीजों की। तो आई होप आपको ना क्लास क्लास कैसी लगी, आई होप आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने बताए हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, और जो टॉपिक्स हैं वो आपके इसमें बीपीएससी में जो अगर एग्जाम में आ रहे हैं वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर के ग्लिम्स प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे किस तरीके से एक एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही आगे पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करके क्या क्या क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है वो करेंगे। कम से कम समय में जितना मैक्सिमम आपके लिए काम कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकता है, ताकि आपको जो है वो समय कम देना पड़े और मैक्सिमम टॉपिक्स आपके रिवीजन में हो जाएं, क्योंकि हमें भी समझ में आता है कि आपके पास भी समय कम है और कम समय के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रास्प करनी है जो आपको पेपर को क्लियर करने में मदद करे। तो ये था आज की क्लास के लिए। आई होप क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।